हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, है ना। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो एक बार फिर से हाजिर हुए हैं क्लास 12 के लिए उर्दू का महा मैराथन क्लास 4 लेकर हाजिर हुए हैं। आप लोग से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे इस महा मैराथन क्लास में जुड़े। और आपसे गुजारिश है कि अभी तक हमारे तमाम महा मैराथन क्लास नहीं देखे हैं तो आपसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द वो उन तमाम महा मैराथन क्लास ज़रूर देख ले और ज़रूर से ज़रूर वो महा मैराथन क्लास पढ़ कर जाए। आपके एग्ज़ाम में 50 से 50 क्वेश्चन टकराने की उम्मीद रहेगी और दुआ करेंगे कि आप लोग के भी अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतरीन, है ना, बेहतर से बेहतरीन नंबर के साथ आप लोग कामयाब हो जाए। क्योंकि बेहतरीन नंबर की सभी को तलाश होती है ना। क्योंकि जब जितने बेहतरीन नंबर से कामयाब होंगे उतना ही आपकी अच्छी जानकारी, उतना ही आपकी अच्छी नाम रोशन और उतना ही आपके घर वाले की भी नाम रोशन होंगे, है कि नहीं है। और उसके बाद आप लोग मज़े के साथ अच्छे कॉलेज में भी नाम लिखा सकते हैं, अच्छे पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, आपकी भी नाम वहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मज़ेदार के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप लोग से गुजारिश है कि हमारे तमाम वीडियो को, हमारे तमाम महामैराथन क्लास, ये 1 से 1.5 घंटे की क्लास को आप लोग फुल ज़रूर वॉच किया कीजिए, ज़रूर पूरा पूरा देखा करें। ऐसा नहीं कि शुरू में आए थोड़ा सा देखे फिर छोड़ दिए, आप देखेंगे तो पूरा ही देखेंगे ताकि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए फटाफट आज की वो वीडियो, आज की वो महामैराथन क्लास जो है, जो कि उर्दू की महामैराथन क्लास, जो कि बहुत ही बढ़िया हर टॉपिक बाय टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन को ढूंढ कर पूरे बुक के अंदर से गवाइड और ग्रामर से भी उठाया गया क्वेश्चन है। आप लोग देख ले, अगर आप लोग की ज़्यादा कमेंट रहा, ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा तो ग्रामर का भी वीडियो लेकर आऊँगा, महामैराथन क्लास ज़रूर लेकर आऊँगा। आप लोग बस इस पे कमेंट बने रहे। आप लोग सब्सक्राइब हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हमारे इतना, अगर पूरे वार्ड मतलब बोल सकते हैं पूरे वीडियो जितना से ज़्यादा तेज़ी के साथ चलेगा उतना ही मैं जो है उर्दू ग्रामर का भी महामैराथन क्लास लेकर हाजिर रहूँगा, ज़रूर लेकर आऊँगा। बस सिर्फ आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें, है ना। जितना जितना हो सके हमारे चैनल को, है ना, सपोर्ट करवाए दूसरों से भी और ख़ुद को भी करें सपोर्ट और दूसरों से भी करवाए। तो बस यही कहना चाहेंगे कि आप हमारे सपोर्ट कीजिए, हम आपको अच्छा बेहतर तैयारी देंगे। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको बेहतर तैयारी कराएंगे। तो बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग, बस हम इतना ही गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल, है ना, जिसका नाम है उर्दू वाला, उसे ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करें। ये भी मैं नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छा लगेगा सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और दूसरे लोगों से भी करवाइएगा। चलिए, तो आज की पहली वीडियो जो है महामैराथन 4 स्टार्ट हो रही है। आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, आप लोग ज़रूर इसमें जुड़े, शुरू से अंत तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू वाला से। चलिए, तो फटाफट आज जान लेते हैं कि पहला है दर्जेल मारूजी सवालात में से। दर्जेल मारूजी सवालात में से देखिए, किसी 50 के सही जवाब चुनेंगे तो बिहार बोर्ड में ऐसे ही 100 क्वेश्चन रहेगा, आपको 50 का ही सही जवाब सुनना पड़ेगा। ऊपर से आप 50 जहाँ तहाँ से बनाएं, मगर आप 50 को गिन कर ही बनाएंगे तो बेहतर है। अगर 50 से ज़्यादा आप अब बना देते हैं बिहार बोर्ड में तो आपकी काउंटिंग ऊपर से लेकर जहाँ तक 50 होगा वहीं तक मान्यता दी जाएगी, उसके बाद आपकी मान्यता ख़त्म कर दी जाएगी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में आपने 50 बना दिया और आपको 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आ रहा है, फिर भी आपने बना दिया, उसका कोई वैल्यू नहीं है। आपसे 1 से लेकर 85 तक गिना जाएगा, उसके बाद बाकी को छोड़ दिया जाएगा, उसका वैल्यू कोई नहीं, आप मुफ्त में बना दिए। ठीक है, तो इसलिए उस गलतियों से आप लोग जरूर बचें और अच्छी तैयारी करें। अच्छे मेहनत करेंगे तो आप लोग की भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए, तो फटाफट अच्छी तैयारी करने के लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, है ना, हमारे वीडियो के साथ बने रहना पड़ेगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ फटाफट देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा कि बताइए आँखों के दिए बुझ, यानी जो है ना, आँखों के दिए कब बुझ जाते हैं। तो आँख के जो दिए होते हैं वो कब बुझ जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाएंगे, आँख के दिए बंद हो जाएंगे। आँखों के दिए जो जल रहे हैं वो कब बुझ जाएंगे, है ना, बुझ जाता है कहीं ना कहीं। तो याद रखिए, ऑप्शन दिया गया है बीमारी के बाद, मौत के बाद, अंधेरों में, है ना, और जो है बल्ब के बाद। तो कहीं ना कहीं आँख के दिए कब बुझ जाएंगे आप लोग याद कर लेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मौत के बाद। जब इंसान को मौत आता है ना, तो याद रखेंगे जब इंसान की मौत का वक्त आता है तो मौत के बाद, जैसे मौत आता है, मौत के बाद इंसान का जो दिया होता है, आँख जो होता है, आँख जो खुला रहता है वो आँख का दिया हो गया, है ना, खुला जो रहता है, फ़ौरन मौत के बाद जो है आँख क्या होता है, बंद हो जाता है। आप लोग देखे होंगे कितने लोगों को अगर आँख बंद नहीं होता मौत के बाद तो उसको बंद कर दिया जाता
है। हाथ से थोड़ा जो है ना ऊपर से पर्दा, जैसे कि हाथ से आँख के ऊपर हाथ जो है ना फेर दिया जाता है, जिससे उसकी आँख बंद हो जाए। ठीक है, क्यों किया जाता है? क्योंकि आँख के दिए बंद हो गए, अब वो आँख दोबारा नहीं खोल सकता है ना, क्योंकि आदमी तो मर चुका है। तो मौत के बाद हर इंसान की ज़िंदगी, हर इंसान के जो रूह होती है वो चली जाती है, और उसकी आँख जो है जो खुला रह जाता है उसको लोग बंद भी कर देते हैं। तो कह सकते हैं आँख के दिया हमेशा के लिए अब बंद हो जाते हैं। कब बुझ जाते हैं? तो मौत के बाद। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये बात जो है अली सरदार जाफरी नज़म मेरा सफ़र से लिया गया है। अली सरदार जाफरी के जो नज़म है जिसका नाम है मेरा सफ़र, उसी नज़म से ये बंद को उठा के लाया गया है। उसी के अंदर से ये क्वेश्चन पूछा गया है मौत का जिक्र के बारे में। ठीक है, कई चैप्टर के अंदर ये मैंने बताया हूँ, कई बार रिपीट करवाया क्वेश्चन है, VVI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें, आप लोग याद करेंगे मौत का जिक्र किस में किया गया था, आप लोग याद करेंगे मेरा सफ़र में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है गुब्बारे खातिर के मकतूब इलैहि कौन है। गुब्बारे खातिर के मकतूब इलैहि कौन है, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन समझ जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। गुब्बारे खातिर के है ना, गुब्बारे खातिर के मकतूब इलैहि कौन है, तो गुब्बारे खातिर किसका है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का लिखा हुआ है। ध्यान से समझिएगा, गुब्बारे खातिर के मकतूब इलैहि यानी पूछे गुब्बारे खातिर किसका लिखा हुआ किताब है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का लिखा हुआ एक बेहतरीन ख़त है, किताब है। ठीक है ना, तो मौलाना आज़ाद की जो किताब है वो गुब्बारे खातिर है ना, तर्जुमानुल कुरान है, और याद रखेंगे इंडिया विंस फ्रीडम है, और अखबार में अल हलाल है, अल बलाग है, लिसानुल सिद्दीक है, ये सब अखबार है। अल हलाल 1912 में, अल हलाल और 1912 मतलब जो है अल हलाल, और अल बलाग 1913 में, और 1925 में 1915 ईस्वी में जो है लिसानुल सिद्दीक के नाम से अखबार जारी हुआ था। ठीक है ना, पहला अखबार यही जारी हुआ था, बाद में इसको मतलब मान्यता दिया बाद में, मगर पहले तो अल हलाल भी साया हुआ था 1912 में, और अल बलाग 1913 में, और लिसानुल सिद्दीक 1915 में साया हुआ। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ताल्लुक यही गुब्बारे खतूत से था, आप लोग याद कर लेंगे। सही बच्चे, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो मकतूब इलैहि यानी जिसके ऊपर खत लिखा जाए, जिसके ऊपर खत लिखा है उसको मकतूब इलैहि, और जो खत लिखता है उसको मकतूब। जैसे मान लीजिए ना, मकतूब इलैहि कौन है, तो मकतूब इलैहि कौन है? गुब्बारे खातिर के मकतूब इलैहि कौन है? जल्दी बताइए आप लोग, किसके ऊपर खत लिखा जाए? जिसके ऊपर खत लिखा जाए उसको मकतूब इलैहि बोलते हैं, जिसके ऊपर यानी जो लिखता है उसको मकतूब बोलते हैं। मकतूब मतलब कि खत लिखने वाला। ठीक है ना, चलिए तो पहला इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, हबीबुर रहमान तो नहीं होगा, हबीबुर रहमान होगा का अल्लामा शिबली नुमानी होगा, सैयद सुलेमान नदवी होगा, नहीं सदीक मुकर्रम होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सही बच्चे ध्यान से समझेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रख ले सही बच्चे। ठीक है ना, गुब्बारे खातिर के मकतूब इलैहि कौन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रख ले सही बच्चे, है ना। और इसके मुसन्निफ कौन है? गुब्बारे खातिर मुसन्निफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिसका नाम है ना मुहियुद्दीन अली है। ठीक है ना, आप लोग देख सकते हो मुहियुद्दीन अली होगा, देख लेना आप लोग, मुहियुद्दीन अली याद रखिएगा। ठीक है, चलिए असल नाम को देख लीजिएगा आप लोग, जो भी हो मुहियुद्दीन ऐसे कुछ नाम करके अली होगा ना तो कुछ और होगा, देख लेना आप लोग। ठीक है ना, जोड़ के देख लेना आप लोग क्या होगा। मुतशायर लफ्ज़ी मानी बस इतना बता दें, मुहियुद्दीन करके नाम रहेगा इसका असल नाम। ठीक है ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम मुहियुद्दीन अली करके रहेगा। ठीक है ना, मुहियुद्दीन अली ऐसे कुछ, मुहियुद्दीन अब याद रखेंगे, उसके साथ अली जोड़ा रहेगा, कुछ भी देख लेना, अली रहेगा कि क्या रहेगा। ठीक है ना, तो आप लोग देख लेना, और ज़्यादातर संभावना रहेगा कि मुहियुद्दीन अली ही रहना चाहिए। ठीक है ना, हाँ कोई बात नहीं, आप लोग देख सकते हो मुहियुद्दीन होगा क्या होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप लोग खुद देख सकते हो। और चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पे, नहीं तो ये कोई क्वेश्चन बताने वाला नहीं था। ठीक है ना, तो कोई इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ये ना समझे कि यही मतलब क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, दूसरा नहीं तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन पे हमको लगे नहीं रहना है। ठीक है, हाँ तो बता दें आपको सही नाम जो है हजरत, हाँ आपको सही नाम है मुहियुद्दीन अली की जगह जो है ना अहमद लगा रहेगा। ठीक है ना, तो मुहियुद्दीन अहमद हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम है ना मुहियुद्दीन याद रखेंगे, आपको लिख दे यहाँ पे, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्या होगा, तो महियुद्दीन अहमद है ना, महियुद्दीन अहमद याद रखेंगे, मेरा नाम याद रखेंगे। ठीक है ना, अहमद मेरा भी नाम है, अहमद सर के नाम से। ठीक है ना, तो याद रख लीजिएगा। चलिए, तो मुहियुद्दीन अहमद, ठीक है ना, मुहियुद्दीन अहमद इसका असल नाम किसका? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मुहियुद्दीन अहमद इसका नाम असल नाम है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए अगला बात करें,
सद्दीक मुकर्रम कौन है? तो सद्दीक मुकर्रम इसका ये है जिसके ऊपर खत लिखा गया था। आप बता दें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने दोस्त सद्दीक मुकर्रम पर, है ना, पहला खत जो है आपको बता दें, यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार आपसे। क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो, उसे घबराए नहीं, आपको पूरा खुलासा कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो जो है किला अहमदनगर एक जेल था, बता दें आपको। यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, किला याद लिख लीजिएगा आप लोग, है ना। तो कहीं ना कहीं रंग बदल देते हैं, पेन ऐसा डार्क दिखाई दे आपको साफ साफ। चलिए, तो किला, ठीक है ना, किला अहमदनगर जेल, किला अहमदनगर, है ना, नगर एक जेल था। क्या था? जेल था। और बाजार भी था, अहमदनगर एक बाजार भी था, किला अहमदनगर एक बाजार भी था और जेल भी था, ठीक है ना। तो इसी को गुब्बारे खातिर के नाम से जो है ना, गुब्बारे खातिर जो है सद्दीक मुकर्रम पे किला अहमदनगर जेल से खत लिखा है। किसके ऊपर? तो सद्दीक मुकर्रम पे। कहाँ से? तो किला अहमदनगर जेल से, किला अहमदनगर जेल से, ठीक है ना। किला अहमदनगर बोलिए नहीं तो किला बोलिए, आपको जो अच्छा लग रहा है बोल सकते हो, ठीक है ना। किला अहमदनगर जेल से लिखा है। अब बता दें पहला जो खत लिखा ये 29 अगस्त, याद रख लीजिए सही बच्चे, 29 अगस्त को लिखा। 29 अगस्त जो है, 29 अगस्त 1942, 29 अगस्त 1942 को इन्होंने खत लिखा। 29 अगस्त, ये आपकी किताब में 3 खतूत लिखे हैं गुब्बारे खातिर के नाम से, 3 खतूत। आपसे पूछेगा मौलाना अबुल कलाम ने गुब्बारे खातिर के नाम से कितने खतूत लिखे आपकी किताब में, तो 3 खतूत लिखा है। और दूसरा जो खतूत था वो याद रखेंगे, दूसरा भी खतूत जो है ना कब लिखा गया था ये बता दें आपको। तो पहला खत आपने देखा, पहला, ये पहला है, ऑप्शन नंबर ए मान के चलेगा। और दूसरा नंबर हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना, ऊपर आप लोग देख ले। दूसरा नंबर लिखा गया 11, ठीक है ना, 11 अप्रैल, याद कर ले सही बच्चे, 11 अप्रैल, ठीक है ना, 11 अप्रैल 1943, 1943, 1943, ठीक है ना, 1943 लिखा गया, ठीक है, 1943। और तीसरा जो लिखा गया था, मैं बता दूं आपको तीसरा खत कब लिखा गया था, तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, गलती हो गया, मतलब ये जो है 11 अप्रैल 1900 जो है ना लिखा हुआ 1943, ये तीसरा खत है बच्चों, ध्यान देंगे, ये तीसरा खत है। और दूसरा खत जो लिखा गया था, ये मैं यहाँ पे इसको 3 बना दूँ, ठीक है ना, इसको यहाँ पे 3 मान के चलिएगा, ठीक है। जहाँ पे 2 जो देखे है ना, चलिए काट ही देते आप लोग को, सही रहेगा। चलिए 2 जो पहले बात की तो 2 ही का बात कर लेते हैं। 2 लिखा गया था 17, है ना, 17 दिसंबर, 17 दिसंबर, ठीक है, 1942। ये दोनों खत 1942 में, सिर्फ तारीख चेंज है। पहला जो है 29 अगस्त 1942 में लिखा गया पहला खत, दूसरा खत लिखा गया था 17 दिसंबर, है ना, 17 दिसंबर 1942 में भी लिखा गया था, ठीक है ना, ये दोनों सेम है। और तीसरा जो खत था वो याद रख लीजिए सही बच्चे, तीसरा खत था, याद रख लीजिए सभी बच्चे, तीसरा खत क्या था? तीसरा जो खत है अभी मैंने जो लिखा 11 अप्रैल, याद रख लेंगे सही बच्चे, 11 अप्रैल, तीसरा में याद रख लीजिएगा 11, ठीक है, तीसरा में था 11, तीसरा में 11 अप्रैल, 11 अप्रैल 1943, कितना? 43, 1943, तीसरा खत, है ना, तीसरा खत 1943 में 11 अप्रैल 1947 को लिखा गया था। 1943 में लिखा गया था। कहाँ से? किला अहमदनगर जेल से लिखा गया था। किसने लिखा था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो याद रख सकते इस तरीके से। और क्योंकि ये सब खत किताब जो है ना, मौलाना अबुल कलाम को एक जेल के अंदर एक चीता नाम का आदमी था, चीता करके नाम था, समझा, तो उसने इसको मदद करता था किताब खत उत लिखने में, कागज उगज ला के देने में, बहुत कुछ से काम करता था, इसलिए, ठीक है, उतना याद नहीं रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो खास था मैंने बता दिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को लाल चाय पसंद था, ठीक है, दूध वाला चाय का रिवाज जो है ना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से नहीं आया। वाइट जैस्मीन, गोरी चंबेली, है ना, उर्दू में गोरी चंबेली, है ना, इस तरह से उसका नाम है वाइट जैस्मीन का। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को वाइट जैस्मीन बहुत पसंद था, ठीक है। चलिए, लाल चाय उसको पसंद था, नींबू मार के पीते थे, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो याद रख लीजिए सही बच्चे। मुतशायर के लफ्ज़ी मानी क्या होता है? हमने बताया था पिछले भी, इसे तीसरे या चौथे में देख लेना आप लोग, तीसरे या दूसरे के अंदर देख लेना, महा मैराथन 2 के अंदर देखना, ठीक है। ये आपको बता दें, महा जो है ना, महा है ना, महा याद रख लीजिए आप लोग, महा जो है ना,
मैराथन, महा मैराथन, ठीक है, मैराथन 4 है। कितना लिखा हुआ ये महा मैराथन, है ना, महा मैराथन, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। और क्या है कि, है ना, यहाँ पे हो सकती है मिस्टेक, हो सकती है लिखने उखने में, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। महा मैराथन ये 4 आप लोग याद कर लेंगे सही बच्चे, ठीक है। चलिए, ये आम बात है, छोड़िए। तो मुतशायर का लफ्ज़ी मानी कितना होगा आपको मतलब है, रिवायती शायर होगा। बी नंबर में बनावटी शायर दिया हुआ, सी नंबर में हकीकी शायर, डी नंबर में रोमानी शायर। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर बताएं आप लोग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बनावटी शायर क्या होगा बच्चों, बनावटी शायर होगा। सही बच्चे ध्यान देंगे, बनावटी शायर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मुतशायर का लफ्ज़ी मानी बनावटी शायर। मुतशायर जो है ना, हमेशा याद रखेंगे, अफसरों से दुगुना कमाता है। मुतशायर जो है अफसरों से दुगुना कमाता है, और मुतशायर सबको चूना लगाता है, ठीक है, याद रखेंगे। और मुतशायर जो है ना, अफसरों से दुगुना तो कमा लेता है, ठीक है। और ये अकबर के दीवाने पर कब्जा भी करना चाहता। अक्सर जो है ना, अकबर एक बादशाह है, तो कहीं ना कहीं अकबर के बादशाहत पर जो है ना, अकबर के बादशाहत पर यह कब्जा करना चाहता है, बादशाहत छीनना चाहता है। चलिए, इस तरह से क्वेश्चन रहता है। बहुत सारा क्वेश्चन अगले बता दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या ध्यान से समझेंगे आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन है, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे। तो अकबर इलाहाबादी किस तरह का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जरीफाना शायर थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ज़्यादा नहीं समझ से, ठीक है ना। चलिए, जरीफाना शायर है। अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे, जरीफाना शायर है, क्योंकि जरीफाना किस्म के नज़म लिखे थे, जिसका नाम था बर्क कलीशा। बर्क कलीशा में एक लड़की थी जिसका नाम था मिस को है ना गुलशन फितरत बहार भी कहा जाता है, ठीक है, गुलशन फितरत बहार भी कहा गया था। इसके कदमों में सारे जो है ना, शायर दौलत, शोहरत, इज्जत, है ना, शान शौकत सब चीज़ रखना चाहते थे। ये लड़की जिस थी, इसको मोहब्बत हो गया था, है ना, मिस से मोहब्बत हो गया था। किसको, अकबर इलाहाबादी को, शायर को मोहब्बत हो गया था, ठीक है। तो आप लोग याद कर लेंगे, ये मोहब्बत की कहानी थी। बर्क कलीशा, बर्क मानी था बिजली, और कलीशा का मतलब इबादत गाह, है ना, ईसाइयों के इबादत गाह को हम लोग, है ना, कलीशा कहते हैं। कलीशा एक जगह भी है, देश भी है, ठीक है ना, देख लेना आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका के शहर, एक शहर का नाम है कलीशा, ठीक है ना। अमेरिका के शहर जो है ना, एक नाम था कलीशा। कलीशा में ही इस ऐसे क्वेश्चन एक आता है, तो अमेरिका और कलीशा करके ऑप्शन रहता है इसका आंसर, ठीक है ना, देख लेना। चलिए, तो अकबर इलाहाबादी जो है, इलाहाबाद में पैदा हुए थे, ये तो क्वेश्चन आपको याद ही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम बात करें, तो अकबर इलाहाबादी किस तरह के जो शायर थे, जरीफाना शायर हो गया, ये किस्म आपको याद हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अकबर इलाहाबादी के जो नज़म लिखा गया था आपकी किताब में, वो कैसा नज़म था, तो जरीफाना किस्म का नज़म, क्योंकि सब जब शायर है हंसी मजाक ले, तो वो नज़म कैसा लिखेगा, हंसी मजाक वाला लिखेगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद किस सूबा के वजीर बनाए गए थे। तो ध्यान से क्वेश्चन समझेंगे। वजीर खारजा, वजीर तालीम, वजीर मालियात, वजीर दफाई, है ना, वजीर जो है दफा, है ना। इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी क्या होना चाहिए, जल्दी से बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर 5 देखिए, 5 क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बताएंगे आप लोग, सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। इससे पहले वीडियो में बताई गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए आप लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, और मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान के आज़ाद के बाद, हिंदुस्तानी की आज़ादी के बाद जो है ना, किस सूबा में वजीर बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। वजीर तालीम बनाए गए थे, क्या बने गए थे, वजीर तालीम के दर्जा से बना दिए गए थे इसको, सुबह के वजीर तालीम बनाए गए थे, ठीक है ना, वजीर तालीम बनाए गए थे, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बात करें, शायर को मिस कहाँ मिली थी। तो शायर को जो है ना, शायर को जो है, अकबर इलाहाबादी वाला क्वेश्चन आ गया, शायर को मिस कहाँ मिली थी। आपको बताया था ना अभी, कलीशा। ऑप्शन नंबर है, ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर है कलीशा। और कलीशा एक जगह, खतरनाक जगह है, जहाँ इस मोहब्बत की ज़्यादा दास्तान चलती है, ठीक है। चलिए, तो वही शायर को जो है मिस कहाँ मिली थी, कलीशा के एक लड़की थी, है ना, वही मिस, उसका नाम था मिस, इसलिए मिस हो गई, है ना, फिश कहीं ना कहीं ऐसा बात है ना, मिस गया, इसलिए लड़का को बाद में जो है ना, अकबर इलाहाबादी को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बात बोल देती लड़की, इसलिए लड़की गुस्सा उस आ जाती है, लड़की मतलब बोलती है तो लड़का गुस्सा आ जाते हैं। लास्ट में फिर दोनों की बातचीत हो जाती है, फिर दोनों मान जाते हैं, ठीक है। वो थे ना, मोहब्बत में झगड़ा तो होता ही रहता है, तो वही बात है, शायर को है ना कहीं वो मिस से भी झगड़ा हुआ और लास्ट में सॉल्व भी हो गया, क्योंकि मोहब्बत में ज़्यादा झगड़ा नहीं होता है, वो प्यार का झगड़ा होता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लीजिए आप लोग, सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 में योजन मुंताले किस जबान के शायर थे।
योजन मुतालिक किस ज़बान के शायर थे, आप लोग ध्यान से समझेंगे। तो योजन मुतालिक किस ज़बान के शायर आप लोग याद करेंगे, इतालवी ज़बान। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, इतालवी ज़बान के शायर थे। ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं विस्तार से बता दूँ, क्वेश्चन कई तरह का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे देखिएगा। तो 7 नंबर का योजन मुतालिक किस ज़बान के शायर थे। तो एक बात तो यहाँ पे सबको समझ में आ गया होगा कि योजन मुतालिक जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आपने सर जी बताए थे, ठीक है ना, क्यों क्या बताए थे, तो इतालवी ज़बान हो गया, ठीक है, आपको याद रहना चाहिए। चलिए, तो इतालवी ज़बान हो गया। योजन मुतालिक किस ज़बान के शायर थे, तो इतालवी ज़बान के। योजन मुतालिक ने किस ज़बान में तर्जुमा किया था, उर्दू ज़बान में। अब बच्चे ध्यान समझेंगे, सॉरी उर्दू ज़बान नहीं था, इतालवी ज़बान में। यानी हम नहीं जानते, याद रखेंगे बच्चे, हम नहीं जानते ये तर्जुमा जो किया थे योजन मुतालिक ने जो किया था इतालवी ज़बान में किया था। ये नज़म को इतालवी ज़बान में लिखा था योजन मुतालिक ने। किसने, योजन मुतालिक ने इतालवी ज़बान में एक नज़म लिखा था जिसका नाम था हम नहीं जानते, इतालवी ज़बान में लिखा था। मगर इतालवी ज़बान में सब लोग पढ़ नहीं पाए, इसलिए इसने जाहिदा जेदी को बुलाया और जाहिदा जेदी से इन्होंने उर्दू में तर्जुमा करवाया। किसका, हम नहीं जानते का। ये पहले से तर्जुमा था, अब इसका एक और तर्जुमा क्या बन गया, उर्दू में बन गया था। तो उर्दू में किस ज़बान से किया गया था, इतालवी ज़बान से उर्दू में तर्जुमा किसने किया, तो जाहिदा जेदी ने किया था, ठीक है। आप लोग याद करेंगे, ऑप्शन नंबर देख लेना, जाहिदा जेदी जहाँ पर रहेगा उसका आंसर वही होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा कि योजन मुतालिक के द्वारा हम नहीं जानते नज़म जो है उसका उर्दू तर्जुमा किसने किया था, तो याद रखेंगे जाहिदा जेदी ने। और यही पूछ दे कि योजन मुतालिक जो है डायरेक्ट पूछ देगा हम नहीं जानते का इतालवी ज़बान में तर्जुमा किसने किया था, तो इतालवी ज़बान में योजन मुतालिक ने किया था। तो योजन मुतालिक किस ज़बान के शायर हो गए, तो 20वीं शताब्दी के शायर हो गए। मगर यहाँ पूछ रहा है योजन मुतालिक किस ज़बान के शायर है, किस ज़बान के, तो किस ज़बान के, इतालवी ज़बान की जगह नहीं रहता, तो अब 20वीं शताब्दी जरूर रहता है, ठीक है ना, 20वीं शताब्दी रहता है। ऑप्शन नंबर जो रहेगा वही मारेंगे, ठीक है। 20वीं शताब्दी के योजन मुतालिक शायर है, याद रखेंगे सही बच्चे। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बोल सकते हो आप लोग, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आप लोग, है ना। एग्जाम में आने की गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ, मगर इतना कहूँगा कि जो है ना ये एग्जाम से रिलेटिव, एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम से बहुत ज़्यादा है, खास है, कहीं ना कहीं एग्जाम से ही रिलेटिव क्वेश्चन बना दिया गया है, ठीक है ना। तो ये बहुत खास है, आप लोग जुड़ जाए हमारे वीडियो से। अभी तक हमारे महामैराथन क्लास में नहीं जुड़े हैं तो अभी भी आपको मौका है, जुड़ जाइए, ठीक है। ये आपकी 5 से 6 दिन या 7 दिन जो है ना ज़िंदगी आपकी बन सकती है। कल जानते हैं आप लोग 26 जनवरी है कि नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप लोग जुड़ जाए और हो सकती है 26 जनवरी कल जो है 26 जनवरी के, है ना, वीडियो कहीं अपलोड नहीं हो गई तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग परसों देख लेंगे। तो 26 जनवरी की भी तैयारी चल रही है ना, तो कहीं ना कहीं आप लोग 26 जनवरी की तैयारी कर रहे होंगे तो उतना भी अब उसमें जो है ना भीड़ नहीं जाइए, आप लोग मेहनत भी कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए और वो भी कीजिए, ठीक है। मैं मना नहीं करूँगा कि आप लोग 26 जनवरी नहीं कीजिए, 26 जनवरी नहीं जाइए, आप लोग जाइए, इन्जॉय कीजिए, मगर अपना पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए सब चीज़ कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी में लग जाएंगे, ठीक है। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया। अगर आप नहीं पढ़िएगा तो आप कब पढ़िएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप 10 दिन की मेहनत ही आपकी चांद लगा देगा, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ है, आप लोग याद कर लेना। चलिए, तो समझ में आ गया होगा योजन मुतालिक किस ज़बान के शायर थे, तो 20वीं शताब्दी के, और किस ज़बान के शायर थे, इतालवी ज़बान के। ऑप्शन दोनों रह सकता है, क्वेश्चन आप फंस जाइएगा, ठीक है ना। ऑप्शन देख के हिसाब से मारिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बताइए सबसे 8 नंबर क्वेश्चन में सबसे मशहूर मर्सिया निगार कौन है। मैंने कई बार बताया था सबसे मशहूर मर्सिया निगार जब भी बात आएगा आप ऑप्शन नंबर देख लेना, गालिब होगा, मिर्तकी मीर होगा, मीरानीश होगा, सौदा होगा। कौन होगा सबसे मशहूर मर्सिया निगार जो होगा, एक ही आदमी जिसका नाम है ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही आप सर जी, आपने बिल्कुल सही बताया। क्या है, तो मीरानीश है बाबू, क्या है, मीरानीश है ना। तो कहीं ना कहीं मीर अन्नीस कौन है, मर्सिया निगार है। क्यों मर्सिया निगार, सबसे बेस्ट मर्सिया लिखे हैं। और अगर मीर अन्नीस भी आ जाए और मीर अन्नीस का पूछते कि मीर अन्नीस का ताल्लुक किससे, तो मर्सिया निगार से। और एक आता है मीर दबीर, दबीर करके आएगा, है ना, दबीर करके आएगा, देख लेना, दबीर, मीर दबीर करके आएगा, तो याद रख लेना मीर। तो मीर दबीर का भी ताल्लुक किससे था, तो कहीं ना कहीं मर्सिया से ही था, याद रख ले सही बच्चे, मर्सिया से। तो मीर अन्नीस का भी ताल्लुक मर्सिया से और मीर दबीर का भी मर्सिया से था। जब मीर यानी जब मर्सिया मशहूर मर्सिया नगार पूछेगा, मीर अन्नीस नहीं रहेगा ऑप्शन में, तो मीर दबीर मारना, मीर दबीर भी नहीं रहेगा तो कोई नहीं होगा इनमें से, कहीं ना कोई मार देना, है ना। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन जो रहेगा वही मार देना, ठीक है। आप सोच समझ के मारना। तो यहाँ पे मशहूर जो है ना कहीं ना कहीं मशहूर मर्सिया निगार, फेमस, है ना, कहीं ना कहीं टॉपर कह सकते हो, बहुत ज़्यादा, है ना, हाईलाइट, तो मीर अन्नीसी है मर्सिया के मामला में। उर्दू की पहली मर्सिया का नाम बता दें आपको, तो उर्दू की पहली मर्सिया का नाम है नौशरहार। क्या है बच्चों, नौशरहार है उर्दू की पहली मर्सिया का नाम, नौशरहार, याद रख ले सही बच्चे। चलिए, जाने जहाँ को न जाना है कैसे, बताओ पढ़ाई भी होगा ये अब कैसे।
चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखिए बाबू, क्या बोलते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 9 में देख लीजिए बच्चों, याद रखेंगे सही बच्चे। कामिल इनकलाब क्या है? कामिल इनकलाब पहले बता दें आपको, कामिल इनकलाब जो है वो खुतबा है। कामिल इनकलाब क्या है? खुतबा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, खुतबा हो जाएगा। कामिल इनकलाब क्या है? खुतबा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कामिल इनकलाब क्या है? खुतबा है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन बता दे बुआ, कामिल इनकलाब किसने लिखा? जयप्रकाश नारायण ने लिखा था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। 1902 में बोल सकते हो जयप्रकाश नारायण पैदा हुए थे, शताब्दी आरा में। ठीक है, चलिए अगला बात करें। कामिल इनकलाब क्या है? तो खुतबा है। कामिल इनकलाब का तस्वीर किसने पेश किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने पेश किया था। ठीक है ना। और दहेज प्रथा के बाद किस इनकलाब में ख़त्म करने की बात कही? तो कामिल इनकलाब में। ठीक है, कामिल इनकलाब में। तो दहेज प्रथा जो है, दहेज का जो लानत चल रही है उसके ऊपर जो बात की गई थी किस इनकलाब में? तो कामिल इनकलाब में बात की गई थी, है ना। यानी कि कहीं ना कहीं जयप्रकाश नारायण की ही अपनी भाषण में दिया था उसके बारे में, ख़त्म करने के बारे में। ठीक है ना, दहेज प्रथा। मगर वो कभी ख़त्म होने वाला है? आज के लोगों के अंदर तो लालच बढ़ गई है। क्या एक लेगा तो हम भी भाई लेंगे, वो नहीं लेगा तो हम नहीं लेंगे, कोई 4 चक्का तो भाई हम 10 चक्का लेंगे। मगर आज कंपटीशन चलता है बाबू, कंपटीशन, है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद की सदद के बराबर। ध्यान से समझेंगे बच्चों, मोहम्मद की सदद के बराबर थे। कई बार क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, मोहम्मद की सदद के बराबर आता। आपको बता दें मोहम्मद, देखिए मीम का होता है आदत होता है 40, याद रखिए सही बच्चे, मीम का आदत होता है 40। मैं आपको तरीका बता दूँ, देखो मैं लिख देता हूँ, आपको ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पे। अगर आप लोग कमेंट करोगे ना तो अच्छे अच्छे वीडियो और मिलेगी आप लोगों को, है ना। इसका जो ट्रिक खास एकदम ट्रिक सब अभी तो बहुत खास ट्रिक सब अभी रखा हुआ है ना। आप लोग की ज़्यादा कमेंट नहीं आते मेरे वीडियो को, आप लोग लाइक ही नहीं करते, कमेंट ही नहीं करते हैं, सब्सक्राइब बढ़ाई भी नहीं करते। जल्दी आप लोग सब्सक्राइब बढ़ाइएगा, लाइक बढ़ाइएगा, है ना, कमेंट कीजिएगा, और वीडियो हमारा आगे बढ़ेगा तभी तो आपको अच्छे अच्छे ट्रिक मिलेगा ना। तो आप लोग पहले मेरा भी थोड़ा काम सुनना पड़ेगा ना, साथ देना पड़ेगा, अच्छी वीडियो आपको मिलना चाहिए। तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तभी तो आप मेरे साथ जुड़िए, है ना। हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को दूसरे तक पहुंचाइए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे वीडियो को देखिए, तब जाके आप लोगों को भी अच्छे अच्छे ट्रिक मिलेगा, है ना। और वो ट्रिक जो आपको कहीं पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला, वो ट्रिक इस यूट्यूब पे आपको मिलने वाला, मेरे चैनल पे मिलेगा आपको। ठीक है, देख लेना आप लोग। और आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चल ही रहा होगा कि पूरे यूट्यूब पे वीडियो पढ़ने के बाद और पूरे उर्दू पढ़ने के बाद आपको सबसे मज़ेदार वीडियो इसी यूट्यूब के चैनल पे मिला होगा। कहीं ना कहीं आपको मज़ा आ गया होगा। बहुत सारा ट्रिक भी ऐसा ऐसा आपको दिया गया है जो कि पूरे यूट्यूब पे ऐसा ट्रिक नहीं होगा, है ना। और हंसी खेलते हुए आपको वीडियो मिल रहा है। आपको अब क्या चाहिए? आपको हंसी भी आ रही है, मज़ा भी आ रहा है, पढ़ाई भी हो रहा है ना, इन्जॉय भी हो रहा है। चलिए मनोरंजन देखिए। तो मोहम्मद में क्या क्या चीज़, देखिए सबसे पहले बात हम बता दें आपको, तो मीम है, ध्यान से समझिएगा, मीम है। उसके बाद इसको देखिए, ये हा है। उसके बाद देखिएगा मीम, फिर से मीम है ना। उसका देखिएगा दाल है। ठीक है, चलिए देखिए मीम कैसा दिख रहा है। कहीं ना कहीं मीम देख लेना, यहाँ पर से आप देखोगे, अब यहाँ पर से काट दो तो मीम कैसा दिख रहा है? चार जैसा दिख रहा होगा आपको, देख लेना, यहाँ पर से चार जैसा दिख रहा है, जो पूछ जैसा दिखाई दे रहा है वो चार जैसा दिखा रहा है। तो मतलब क्या हो जाएगा? चार चार हो जाएगा ना। ये वो जो बिंदु जो बना हुआ है गोल ऐसा, तो वो 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 40। मीम का आदत कितना हो गया? 40 हो गया। सभी को समझ में आ गया? 40 हो गया। और हा कैसा दिख रहा है? देखिए हा को एक लकीर देने से 8 बना सकते हो। तो हाँ सर जी बना देंगे। ये आहा है और इसको एक लकीर देने से 8 बनाना है। देखिए जोड़ दीजिए एक लकीर ऐसे, 8 बन गया। तो हा का आदत कितना होगा? बड़ी हा का आदत हो गया 8 हो गया। कितना हो गया बउआ? 8 हो गया। और दाल का आदत जानते हो? दाल का अदद कितना होगा? तो 4 याद रखना पड़ेगा। दाल का अदद होता है 4, है ना कहीं 4 होता है। तो ये किसका शकल आधार ले रहा है? कहीं ना कहीं 4 में देखिए तो ऐसा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा आ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये 4 है, तो किसका ये है? कहीं ना कहीं 4 हो जाएगा। दाल का अदद कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको फिर से बताते हैं। तो मीम का अदद भी कितना बताया? 40 हो जाएगा। मीम कैसा दिख रहा है? 4 जैसा, मतलब है ना। मीम का जब बनाओगे तो 4 जैसा। सब बड़ी का कितना? 8 होता है। फिर मीम का मतलब 4 होता है और 40 होता है। फिर उसके बाद दाल का 4 होता है। अब जोड़िए, 40 से 80 होगा, 80 और 80 और 80 8 88 होगा, 88 4 92 होगा। कितना हो जाएगा बुआ? 92। ऑप्शन नंबर देखिए 92 कहीं है। मोहम्मद का अदद कितना निकला? 92 निकला। देखिए आप लोग ध्यान देखिए,
जल्दी बताइए। मोहम्मद का दर्द कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, 92 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मोहम्मद का दर्द किस दर्द के बराबर? 92 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ें। 11 नंबर क्वेश्चन है, अली सदा जाफरी ने अफसानों का मजमुआ मंजिल कब शाया किया था? है ना, अली सदा जाफरी ने अफसानों का मजमुआ, अफसानों का जो इन्होंने मजमुआ लिखा है उसका नाम है मंजिल। क्या है बुआ? उनका नाम है मंजिल। आप लोग याद कर लेंगे, मंजिल इसके अफसानवी मजमुआ का अफसानवी मजमुआ है और इन्होंने मंजिल के नाम से अफसानवी मजमुआ लिखा है। ठीक है, आपको बता दें तो कहीं ना कहीं देख सकते हो आप लोग, मंजिल के नाम से लिखा है। आपको बता दें मंजिल कब शाया किया, तो कहीं ना कहीं 1938 ऑप्शन देख लीजिएगा, 1938 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1938, बिल्कुल सही जवाब 1938। आपको बता दें यहाँ पे उर्दू में लिख दिया जाता है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना, तो 1938 हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दें 1938। तो मंजिल के नाम से इनमें 1938 में इनका एक अफसानी मजमू जो मंजिल में के नाम से शाया हुआ था, याद रख लेंगे सही बच्चे। अगला बात करें, 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अली सदा जाफरी ने कई नज़म और लिखे जिसका नाम है, आपको बता दें बहुत सारे नज़म लिखे हैं, बहुत सारे अफसानी मजमुआ लिखे हैं और जैसे करके बता दें आपको, इसकी सिर्फ शायरी भी इन्होंने लिखा है ना। फिर वो शायरी की तरफ मुतवज्जा हुए और परवाज, आपको बता दें परवाज के नाम से, है ना, परवाज आपको बताए तो परवाज, है ना, परवाज के नाम से इन्होंने एक शायरी लिखा, परवाज करके 1943 में शाया हुआ, 1943 में शाया हुआ, याद रख लीजिए 1943 में। खून की लकीर 1949 में, पत्थर की दीवार 1953 में और एक ख्वाब और, है ना, एक ख्वाब और ये 1964 में और पिराहन, है ना, पिराहन 1965 में और लहू पुकारता है 1978 में इनकी अहम शेरी मजमुआ है। समझे, इनकी शेरी मजमुआ का नाम हो गया परवाज 1943 में, खून की लकीर 1949 में, पत्थर की दीवार 1953 में, एक ख्वाब और ये जो है 1964 में और पिराहन 1965 में और लहू पुकारता 1978 में इनकी अहम शेरी मजमुआ लिखा गया और वो भी शाया हुआ। और ईसाइया जाग उठा ये नज़म है, ये कि 1951 में लिखा गया और नई दुनिया को सलाम 1964 में लिखा गया, ये भी नज़म है। ठीक है, और मेरा सफ़र और गुफ्तगू ये भी नज़म है। ठीक है, इसी तरीके से कई नज़म इन्होंने लिखा, कई और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखा जिसकी वजह से आज इसका नाम पूरे दुनिया में चलता है। ठीक है, लखनऊ की 5 रातें 1965 में और इकबाल सनासी पैगम्बरान शखन और जो बहुत सारे चीज़ किताबें हैं इनकी 1970 में ये सब मशहूर किताबें सामने आई है। ठीक है ना, 1970 में सब पैगम्बरान शखर ये और इकबाल सनासी लिखा गया था, तो याद कर लेंगे। ये सब बहुत विशेष क्वेश्चन था, वीवीआई क्वेश्चन था, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। सोक्का या सिक्का का मानी क्या होता है? सोक्का का मानी होता है, आप लोग याद करेंगे, सोक्का का मानी होता है पानी पिलाने वाला। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कहीं ना कहीं ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। देखिएगा 12 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा, पानी पिलाने वाला। ऑप्शन नंबर बी याद करते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी पानी पिलाने वाला। सोक्का का मानी क्या होता है? पानी पिलाने वाला। ये इब्राहिम सिक्का से लिया गया है। ठीक है, इब्राहिम सिक्का क्या करता है? पानी सबको घरों घरों पहुँचाता था, कहीं ना कहीं पानी पिलाता था, इसलिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए अब लोग। 13 नंबर क्वेश्चन, गुफ्तगू किसकी नज़म है? आपको बताइए, गुफ्तगू किसकी नज़म है? आपको बताया है अली सदा जाफरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अली सदा जाफरी की नज़म है गुफ्तगू और मेरा सफ़र इन्हीं की नज़म है। ठीक है, मौत की जिक्र तो मेरा सफ़र में और हाथ में हाथ लिए सारा जहाँ साथ लिए, सफ़ाए दर्द के लिए प्यार के सौगात लिए, ये नज़म गुफ्तगू के आखिरी बंद से लिया गया, आखिरी लाइन है, आखिरी पैराग्राफ था। ठीक है, इसी से लिया गया है। दर्द और सौगात और दर्द की बात इसी गुफ्तगू नज़म के और हिंदू पाक दोस्ती के नाम से भी नज़म गुफ्तगू को शाया किया है। आगे बढ़ें। चलिए, मौत का जिक्र मेरा सफ़र में किया गया था। मौत आने से पहले इंसान, मौत के बाद इंसान का आंख बंद हो जाएगा, वो भी मेरा सफ़र में जिक्र किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से समझेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, नज़म खेती किसकी शायर की, यानी किस शायर की तख्लीक है? तो नज़म खेती जो है किस शायर की तख्लीक है, आप ध्यान से समझे। नज़म खेती किस शायर की तख्लीक? ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उम्मी खनफी। याद रख सकते बच्चे, उम्मी खनफी, क्योंकि मिजाज लखनवी का तो होगा नहीं, अली सदा जाफरी का होगा नहीं, जोश मली आबादी का तो होगा नहीं, क्या होगा? आपको बता दें मिजाज लखनवी का जो क्या बोलते हैं नज़म है उसका नाम है आवारा, और जोश मली का आबादी का जो नज़म उसका नाम है शिकस्त से जिंदा ख्वाब, और अली सदा जाफरी की जो नज़म है उसका नाम है मेरा सफ़र और गुफ्तगू। अब बताइए तो इसमें कौन उम्मी खनफी का नाम है? उम्मी खनफी के द्वारा जो नज़म लिखा गया उसका नाम है खेती। खेती का मरकजी किरदार होता है वक्त, और वक्त जो है ना सबको इंसान को, है ना, वक्त के हिसाब से चलना पड़ता है। खेती का मरकजी किरदार जो है वक्त है, और आपको बता दें और मरकजी किरदार वक्त है, और खेती एक आज़ाद नज़म है। कैसी नज़म है? आज़ाद नज़म है, याद कर लेंगे सही बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
15 नंबर क्वेश्चन है, मजमून मिट्टी का तेल के मुसन्निफ कौन है? मिट्टी का तेल के मुसन्निफ है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ख्वाजा हसन निजामी। ऑप्शन नंबर देख लीजिए क्यों। सैयद सुलेमान नदवी ने बाज़ लफ्ज़ों की नई तहकीक के लिखा है। जिलानी बानो ने प्रॉमिस को लिखा, एक अफसाना है जो कि मिरम्मन देहलवी ने बागो बहार लिखा जो कि दास्तान है। सैयद सुलेमान नदवी जो बाज़ लफ्ज़ों की नई तहकीक है वो क्या है? मजमून है। पर जिलानी बानो ने जो लिखा था एक उसका नाम है अफसाना। तो अफसाना में क्या लिखा था? प्रॉमिस। प्रॉमिस एक अफसाना है, बेहतरीन प्रॉमिस ने किया है अम्मू को बोला, है ना। प्रॉमिस का मरकज़ी किरदार अम्मू है। मिरम्मन देहलवी के द्वारा लिखा गया दास्तान जिसका नाम है बागो बहार, ये बेहतरीन दास्तान है। ठीक है। इस तरह से ख्वाजा हसन निजामी ने जो लिखा मिट्टी का तेल, ये भी मजमून है। ठीक है। तो मिट्टी का तेल के मजमून निगार कौन है? तो कहीं ना कहीं ख्वाजा हसन निजामी। और मिट्टी के तेल से दौलतमंद कौन बन गया था? अमेरिका का ताजिर बन गया था, अमेरिका का एक सौदागर था। ठीक है। चलिए, किस तेल को आदमी देखने से जो है ना नाक भाव चढ़ाते हैं? तो मिट्टी के तेल का। ठीक है। चलिए, मिट्टी का तेल फ़ायदा भी है नुकसान भी है। खैर आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, मेरा सफ़र किसकी नज़म है? मेरा सफ़र आपको बताए थे, मेरा सफ़र किसकी नज़म है? और क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए तो बता दें आपको, मेरा सफ़र जो है अकबर इलाहाबादी का सफ़र नहीं है, बल्कि मेरा सफ़र किसका है? तो अली से जाफरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अली से जाफरी। क्यों? जफ़र कमाली का हमने नज़म बताया था। जफ़र कमाली का कौन नज़म था? आपको बताए होंगे। जफ़र कमाली का जो नज़म है वो है मुतशायर। क्या है? मुतशायर जफ़र कमाली का है मुतशायर। और उमी खनफी का जो नज़म है उसका नाम है खेती। और अकबर इलाहाबादी का जो नज़म है उसका नाम है बरक़े कलीशा। तो किसका है यहाँ? मेरा सफ़र उसी का है। तो मेरा सफ़र अली सदा जाफरी का मेरा सफ़र है और गुफ्तगू है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन 16 का। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन देखें। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर सैयद यानी सैयद अजीज़ अहमद किस ओहदा से सुबकदोश हुए थे? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जजील, जो है ना डायरेक्टर जजील के ओहदा से सुबकदोश हुए थे। और ये 15 लगभग 200 साल तक इसके बीवी ने इसको ताना दे रहे थे कि आप कब तक जो है ना, और जो है ना इसके लाश को, डायरेक्टरी को, लाश को कब तक कंधे पर लिए फिरेंगे। इसकी बीवी का ये बात कहना था। ये भोले बसरे गीत के सर सैयद अजीज़ अहमद की बीवी बोल रही थी इसको। ठीक है। बीवी बोले थे अपने शौहर को। ठीक है। चलिए, इसका एक दोस्त था अजीज़ अहमद का, सैयद अजीज़ अहमद का एक दोस्त था जिसका नाम था रवि रंजन। अजीज़ अहमद रवि रंजन का अजीज़ अहमद के पुराने दोस्त थे। ठीक है। चलिए आगे बात करें। और अजीज़ अहमद जो है डायरेक्टरी के जजील के ओहदा से सुबकदोश हुए थे, रिटायर हुए थे। और इसके जो अजीज़ अहमद को जो लिखने वाले हैं यानी भोले बसरे गीत के मुसन्निफ का जो नाम है सफ़ी जावेद। याद रख लेंगे, ऑप्शन नंबर जो भी रहेगा देख लेना। सफ़ी जावेद का लिखा हुआ एक बेहतरीन अफसाना है जिसका नाम है ना, क्या नाम है उसका? नाम क्या है? जल्द से ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या नाम है? भोले बसरे गीत। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। भोले बसरे गीत का जो प्रोग्राम हुआ था 7:30 बजे सुबह में ख़त्म हो गया। 7:30 बजे सुबह में ख़त्म हो गया था। क्लियर है। आगे बात करें। और जो है भोले बसरे गीत का जो मरकजी किरदार है वो अजीज़ अहमद ही है। आप अभी जो देखे हैं अजीज़ अहमद, ये भोले बसरे गीत का मरकजी किरदार भी याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए, दो किरदार का नाम तो अजीज़ अहमद और रवि रंजन भी लिख सकते हैं। ठीक है। रवि रंजन अजीज़ अहमद के कौन थे? तो पुराने दोस्त थे। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है, सौदा की पैदाइश कब हुई? सौदा की पैदाइश कब हुई? आपको बताए थे। सौदा की पैदाइश जो है ना कहीं सौदा की पैदाइश जो है, तारीख तो ऐसे नहीं मालूम है, लोग बोल देते हैं। अब क्या कर सकते हैं, सौदा के बारे में जानकारी तो उतना है नहीं, क्योंकि वो सौदा जब पैदा हुए थे उसके बारे में किसी को जानकारी था ही नहीं। तो बहुत सारे लोगों की तहकीक करने के बाद उसको पता चलता है कि जो है 1713 ईस्वी में सौदा जो है पैदा हुए हैं। अब देखिए 1713 ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है। 1125 हिजरी के मुताबिक 1100 याद रख ले, 1125 हिजरी के मुताबिक पता चला इसकी पैदाइश। ठीक है। इत्तेफाक करते बहुत सारे हकीकत कहा जा सकता है। तो तकरीबन 1713 में, ऑप्शन नंबर ए 1713 में पैदा हुए। कौन? सौदा की पैदाइश 1713 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौदा एक कसीदा निगार है, याद रखेंगे। इन्होंने बेहतरीन कसीदा लिखा जिसका नाम है तजहीक रोज़गार। इनके वजह से तजहीक रोज़गार बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा ना। और इसके वालिद का जो नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद सफ़ी था, है ना। और सौदा का पूरा नाम मिर्ज़ा, है ना, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। ठीक है ना। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी नाम और तखल्लुस सौदा करता था। और वालिद का नाम मोहम्मद सफ़ी था। बेटा का नाम रफ़ी और बाप का नाम सफ़ी, याद रख लेंगे। ठीक है। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ये बेटा का नाम हो गया। मिर्ज़ा मोहम्मद सफ़ी, है ना, सौदा, तो कहीं ना कहीं इसके बाप का नाम हो गया। ठीक है। इस तरह से याद रख लेना पड़ेगा आपको। चलिए, और ये इबरतुल गाफिलीन के नाम से एक मुसन्निफ जो है मतलब लिखा था फ़ारसी में, एक जो है तजहीक रोज़गार के नाम से एक जो है ना ये लिखा था, क्या लिखा था? कसीदा लिखा था। और जिसको काजी अब्दुल वदूद ने जो है ना इसको जो है ना कह सकते हो, काजी अब्दुल वदूद का ख्याल था कि इबरतुल गाफिलीन के मुसन्निफ जाहिल नहीं हो सकते हैं। तो किसने कहा था कि इबरतुल गाफिलीन के मुसन्निफ कभी जाहिल नहीं हो सकते? तो आप लोग याद करना पड़ेगा आपको, काजी अब्दुल वदूद। याद रखें, नाम सुन ले फिर से, काजी अब्दुल वदूद।
काजी अब्दुल वदूद का ख्याल था। क्या ख्याल था? कि इबरतुल गाफिलीन के मुसन्निफ कभी जाहिल नहीं हो सकते हैं। तो इसको कम इल्म किसने कहा? जाहिल किसने कहा? कम इल्म किसने कहा? यानी जाहिल किसने कहा? यानी कि सौदा को जाहिल किसने कहा? तो याद रख लीजिएगा, मुसाफ़ी ने कहा था। गुलाम हमदानी मुसाफ़ी, गुलाम हमदानी मुसाफ़ी ने इसे कहा सौदा को कि तुम जो है कम इल्म हो, यानी तुम्हारे पास कम इल्म है ना, तुम्हारे पास कम जो है ज्ञान, तुम्हारे पास जो है नॉलेज कम है। तो इसलिए उस पर यानी काजी अब्दुल वदूद का ख्याल है, काजी अब्दुल वदूद ने कहा कि नहीं, इबरतुल गाफिलीन के मुसन्निफ कभी जाहिल नहीं हो सकते। यह फ़ारसी में इबरतुल गाफिलीन के नाम से एक कसीदा लिखा था। ठीक है, बेहतरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कौन सा ओहदा मिला था? तो कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कौन सा ओहदा मिला था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और वजीर तालीम का ओहदा मिला था। आपको कई बार बताया गया, वीडियो में रिपीट किया गया क्वेश्चन है। चलिए बहुत खाए क्वेश्चन है। 35 साल की उम्र में ये वजीर बन गए थे, कहीं ना कहीं सदर सूबा बन गए थे कांग्रेस के। ठीक है ना, 35 साल की उम्र, कितना साल की उम्र में मौलाना आज़ाद? 35 साल की, 35 वर्ष, 35 साल की उम्र में। ठीक है, आप लोग याद कर लेंगे, सही बच्चे, 35 साल की उम्र में कांग्रेस के सदर बने थे, अध्यक्ष बने थे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, इंसान की हिजरत का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ था? इंसान की हिजरत का जो सिलसिला है वो जन्नत से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जन्नत से शुरू हुआ था। कई बार मैंने बताया था जन्नत से शुरू हुआ था। और ये किससे शुरू हुआ था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, इब्ने आदम, है ना, इब्ने, याद रख लें आप लोग। तो कहीं ना कहीं इब्ने आदम से शुरू हुआ था। ठीक है, सही बच्चे ध्यान देंगे, इब्ने आदम से शुरू हुआ था। यानी इब्ने आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो इसी से जन्नत से शुरू हुआ सफ़र, और जन्नत में ही जाकर ख़त्म हो गया था। ठीक है ना, और हिजरत का मतलब सिलसिला कहीं ना कहीं जन्नत से शुरू हुआ था और जन्नत में ही जाकर ख़त्म हो गया था। किससे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, जो हमारे पहले नबी है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे। ठीक है ना, चलिए, और इसकी वजह से पूरे दुनिया में हिजरत का सफ़र शुरू हो गया। और इंसान की आखिरी हिजरत जो है ना, मौत है। और अदबी बोल सकते हो, अदबी सफ़र भी हो सकता है, जहाँ पे मौत नहीं लिखा रहेगा। इंसान की आखिरी सफ़र हिजरत मौत है, तो मौत नहीं रहेगा तो अदबी सफ़र देखा ले लेना। ठीक है ना कहीं छोटी सफ़र, ये छोटी ज़िंदगी है कहीं ना कहीं दुनिया। चलिए, तो याद हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन, जिलानी बानो का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है? जिलानी बानो का पूछ रहा है, जिलानी बानो का कौन सा अफसाना आपके नसाब में? हम सब जानते हैं जिलानी बानो का जो अफसाना बेहतरीन अफसाना है उसका नाम है जिलानी ने प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस याद रखें, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्रॉमिस। जिलानी प्रॉमिस करती है, किससे? तो अपने आप से प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, याद रख सकते हो आप लोग, जिलानी प्रॉमिस, है ना, मैं जिलानी तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है ना, चलिए, तो प्रॉमिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जिलानी बानो ने प्रॉमिस अफसाना लिखा है। प्रॉमिस क्या है? अफसाना है, बेहतरीन अफसाना है। प्रॉमिस का मरकजी किरदार अम्मू है। अम्मू को कैंसर का रोग हो गया था, इसके चारों बेटा छोड़ के भाग गए थे। ठीक है, इसके 4 बेटा थे, खुर्शीद, रशीद, जमशेद और हमीद। ठीक है, इस तरह से देख लेना नाम। एक ख्वाजा पी भी थी इसका साथ देखभाल करने के लिए। अम्मू का देखभाल कौन करती थी? तो याद रखना, VVI क्वेश्चन हो सकता है। ख्वाजा पी कौन होगा? ख्वाजा पी। अम्मू का देखभाल कौन करती थी? ख्वाजा पी। ठीक है, सब बेटा सब, कोई बेंगलोर, कोई जो है ना अमेरिका, कोई विदेश, कोई सऊदी अरब, कहीं कहीं रहता था। एक वो बेटा था, सबसे छोटा बेटा जिसका नाम था हमीद, वो मंत्री बन जाता है ना, राजनीतिक से जुड़ा हुआ था। चलिए, और हाँ, कहीं ना कहीं प्रॉमिस में अम्मू का जी किसके ऊपर लटका हुआ था? कहीं ना कहीं बोलते हैं ना ठेठी भाषा में, जी लटका हुआ था। जी किसके ऊपर टिका हुआ था? तो छोटा बेटा हमीद के ऊपर। चलिए, ऑप्शन नंबर, अम्मू का कौन बेटा ये जो है ना ये बन जाता है, क्या बोलते हैं उसको, मंत्री बन जाता है, तो छोटका बेटा हमीद। 22 नंबर क्वेश्चन है, मिजाज लखनवी का असल नाम क्या है? मिजाज लखनवी का असल नाम आप लोग ध्यान से समझेंगे। मिजाज लखनवी का असल नाम असरारुल हक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, असरारुल हक। ऑप्शन नंबर ए असरारुल हक। ठीक है, असरारुल हक किसका नाम है? मिजाज लखनवी का असल नाम असरारुल हक है। ठीक है, चलिए, और इसने एक नज़म लिखा हमारी किताब में, बेहतरीन नज़म है जिसका नाम बता दें, नज़म आवारा, आवारा करके लिखा है। बहुत अच्छा नज़म इन्होंने लिखा है जो कि आवारा ही है। चलिए, उर्दू में सबसे पहले किसने मुख्तसर अफसाना की दाग बेल डाली थी? ऑप्शन नंबर बहुत अच्छा VVI एकदम क्वेश्चन आया है। उर्दू में सबसे पहले मुख्तसर अफसाना की दाग बेल किसने डाली? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सज्जाद हैदर यलदरम ने। सज्जाद हैदर यलदरम ने सबसे पहले अफसाना लिखना शुरू किया था। ठीक है ना, अफसाना लिखना शुरू किया था, और ये बहुत अच्छा अफसाना लिखा। 1900 में लिखना शुरू किया था, 1900 ईस्वी में, है ना। और पहले अफसाना का नाम भी आप लोग याद कर लेंगे, नशे की पहली तरंग। उससे पहले एक अफसाना, कदीम अफसाना का नाम पूछेगा कि उर्दू में कदीम अफसाना निगार का नाम बताइए, तो नसीर और खदीजा पहला अफसाना है। नसीर और खदीजा ये पहला अफसाना है, मुख्तसर अफसाना है। नसीर और खदीजा पहला अफसाना आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है,
तो नसीर और खदीजा जो है, मतलब याद रख लेंगे सही बच्चे कि नसीर और खदीजा जो थी पहली नजम थी, सॉरी पहली अफसाना थी। मुख्तसर अफसाना की बात करें कि सबसे पहली मुख्तसर अफसाना का नाम जो था, पहले पूरा कदीम बोल सकते हो उसको, कदीम। तो कदीम में सबसे पहले नसीर और खदीजा, याद रखेंगे नसीर और खदीजा। उसके जो लिखने वाले थे राशिदुल खैरी थे। कौन थे? राशिदुल खैरी थे। उसके बाद जो है सज्जाद हैदर यलदरम ने लिखना शुरू कर दिए, ठीक है ना। उसके बाद जो नाम आता है, तो आपसे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन रह जाए ऑप्शन देख के मारेंगे, सज्जाद हैदर यलदरम तो ठीक है, नहीं तो राशिदुल खैरी भी रहेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले उर्दू मुख्तसर अफसाना में डाकबिल किसने, मुख्तसर अफसाना के डाकबिल, तो सज्जाद हैदर यलदरम ऑप्शन नंबर, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सही बच्चे ध्यान से दें, समझेंगे। तो कहने का सज्जाद हैदर यलदरम ने अफसाना मुख्तसर अफसाना के डाकबिल डाली थी, और उसने ये जो अफसाना जो लिखा है इसका नाम है नशे की पहली तरंग, जो कि 1900 में शाया किया। 1900 ईस्वी में, जब 1900 चल रहा था, 19 साल जो है 1900 चल रहा था, तो उसी वक्त इन्होंने नशे की पहली तरंग लिखा था। नशे की याद रखेंगे सही बच्चे कि नशे की, है ना, कहीं ना कहीं पहली और जो है तरंग, ठीक है, नशे की पहली तरंग इन्होंने लिखा था, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा अफसाना था जो बहुत मशहूर हो गया था। तो उर्दू के अफसाना में बात करें तो पहले के जो अगर पूछे आपकी उर्दू मुख्तसर अफसाना में कदीम मुख्तसर अफसाना कौन सा है, तो नसीर और खदीजा है, और ऑप्शन में नसीर और खदीजा नहीं रहेगा तो सज्जाद हैदर यलदरम, नहीं तो यहाँ पे नशे की पहली तरंग जो रहेगा यही रह सकता है, ठीक है। जैसा ऑप्शन रहेगा वैसे मारेंगे, ठीक है ना। तो पहले बता दी कदीम पहले, सबसे पहले नसीर और खदीजा था, जिसके लिखने वाले मुसन्निफ थे राशिदुल खैरी, और अब लिखने वाले आगे हैं नशे की पहली तरंग, और इसके लिखने वाले सज्जाद हैदर यलदरम, ठीक है। दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्यान से आप लोग क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, हम बांसुरी पर, है ना, हम बांसुरी पर गाते रहे, है ना, हम बांसुरी पर, कहीं ना कहीं हम बांसुरी पर, है ना, बांसुरी पर गाते रहे नगमा तेरा, जल्दी बताइए। तो हम बांसुरी की मौत पर, कहीं ना कहीं हम बांसुरी की मौत पर गाते रहे नगमा तेरा, तो ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? तो मौत होना चाहिए, क्योंकि हम बांसुरी पर मौत के गाते रहे नगमा तेरा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मौत की गाते रहे नगमा तेरा या खलील रहमान अजमी से लिया गया है, ठीक है ना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से समझेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी किताब है? मैंने कई बार बताया कि इंडिया विंस फ्रीडम, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इंडिया विंस और जो है तर्जमानुल कुरान और गुब्बारे खातिर, ये तीनों किताब किसका? मौलाना अबुल कलाम आजाद का ही है, ठीक है। सही बच्चे ध्यान से समझ लेंगे। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? खलीलुर रहमान अज़मी की किस यूनिवर्सिटी के उस्ताद थे? तो खलीलुर रहमान अज़मी जो थे किस यूनिवर्सिटी के उस्ताद थे? तो हम आपको कई बार बताते हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो 26 नंबर क्वेश्चन का क्या होना चाहिए? सही आंसर बताइए आप लोग, सही आंसर वही होना चाहिए, कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं खलील रहमान अज़मी की यूनिवर्सिटी जो उस्ताद थे, ठीक है ना। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन है, बसंत सिंह किस अफसाने का किरदार है? तो बसंत सिंह कहीं ना कहीं आपको बताते हैं, बसंत सिंह जो किरदार है आपको याद रखना है, बसंत सिंह टूबा टेक सिंह अफसाना था, जिसके लिखने वाले सादत हुसैन मिंटू थे, वही के अफसाना निगार है, ठीक है ना। बसंत सिंह किस अफसाने का किरदार है? तो कहीं ना टूबा टेक सिंह का किरदार है। टूबा टेक सिंह में पागलों की कहानी बयान की गई है, ठीक है ना। हिंदुस्तान के पागल को लाहौर और लाहौर के पागल को हिंदुस्तान लाया जा रहा था, ठीक है। उसमें एक अली मोहम्मद जिन्ना भी था, ठीक है ना। चलिए 15-16 मरतबा ये नहाया करता था टूबा टेक सिंह, एक पैर पर हमेशा खड़ा रह गया बेचारे। इसकी मौत ऐसी जगह पर जिस ज़मीन के टुकड़ा का कोई नाम नहीं है। टूबा टेक सिंह की मौत पूछा है कहाँ हुआ? था ज़मीन के उस टुकड़े पर मौत हुई जहाँ जिस ज़मीन के टुकड़ा का कोई नाम ही नहीं, एक पैर पर ही खड़े रह कर भी मर गए, ठीक है ना। लास्ट में इंतकाल कर गए, मतलब एक पैर पर ही डेट कर गए, है ना, दुनिया से चल बसर कर गए। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि उर्दू के सबसे मशहूर गज़ल गो शायर कौन है? उर्दू के सबसे मशहूर गज़ल गो शायर कौन है? आप लोग याद करेंगे, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन समझ लें। उर्दू के मशहूर गज़ल गो शायर कौन है? आप लोग ध्यान से समझेंगे। उर्दू के पहले सबसे मशहूर गज़ल गो शायर कौन है? तो सबसे गज़ल गो शायर जब भी पूछेगा गज़ल गो शायर, तो मीर तकी मीर हो जाएगा। किंच होगा? मीर तकी मीर, सौदा, गालिब। तो उर्दू के सबसे मशहूर गज़ल गो शायर, तो गज़ल गो शायर कहीं ना कहीं गज़ल गो शायर पूछ रहा है ना, तो गज़ल गो शायर कौन होगा? वली दखनी तो नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं
उर्दू के सबसे मशहूर गजल गो शायर जो होंगे मीर तकी मीर। ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मीर तकी मीर हो जाएंगे, ठीक है ना। और उससे वली दकनी होते हैं, उसके बाद नुसरती का नंबर आता है। मशहूर शायर में नुसरती है, गजल गो शायर में वली दकनी है। वली दकनी नहीं है तो मीर तकी मीर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर के खिताब से कब नवाजा गया था? अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर के खिताब से कब नवाजा गया था? ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर के खिताब से कब नवाजा गया था? अकबर इलाहाबादी को आपको कितनी बार पढ़ाया गया क्वेश्चन जल्दी बताएंगे आप लोग, तो दिखाइएगा। और क्या क्वेश्चन है? 1896, 1897, 1898, 1899, जल्दी बताइएगा आप लोग क्या आंसर होना चाहिए। कहीं ना कहीं अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर के खिताब से कब नवाजा गया था? सोचो सोचो। तो 97 में सही होना चाहिए। नहीं, कब? 98 नहीं, तो मारेंगे इतना कि बुखारे लगा देंगे ना कहीं। कब होगा? 1898, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा 1898 में खान बहादुर के खिताब से नवाजा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1898 में, 1898, ठीक है ना। 1898 में खान बहादुर के खिताब से नवाजा गया था, ठीक है। क्लियर, आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, आधी सदी के बाद किसकी नज़म है? तो मैंने बताया था आधी सदी के बाद किसकी नज़म है, आपको बताया था ना आधी सदी के बाद किसकी नज़म है। आप क्वेश्चन पूछ रहा था, आप आ रहा है समझ में ना। पहले जब पढ़ाते थे समझ में नहीं आता था, मगर अभी जब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि आधी सदी के बाद। मैंने एक नज़म लिखा, मैंने आपको ट्रिक बता के वज़ीर आगा का मैंने बताया था, आपको ट्रिक बताया था कि आधी सदी के बाद की लिखी नज़म है, उनकी कलियात में लफ्ज़ों की छागुल मशहूर है। तो कहीं ना कहीं आधी सदी के बाद की जो नज़म थी किसका था? तो वज़ीर आगा का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वज़ीर आगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वज़ीर आगा आधी सदी के बाद की नज़म उसने लिखा था, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, देखिए गज़ल मक्ता किसे कहते हैं? तो मक्ता किसे कहता है? गज़ल के आखिरी शेर को। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं आखिरी शेर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गज़ल के आखिरी शेर को हम लोग मक्ता कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को हम लोग गज़ल के पहले शेर को हम लोग मतला कहते हैं। गज़ल के दूसरे शेर को हम लोग हुस्न मतला या मतला ईशानी कहते हैं। गज़ल के तीसरे शेर को हम लोग मतला सालिस कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग को बता देना है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, क्वार्टेन अफसाना में किस वबा का जिक्र? आपको कई मरतबा बताया गया क्वेश्चन है, रिपीट किया गया क्वेश्चन है। क्वार्टेन अफसाना में किस वबा का जिक्र? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेग का, है ना। क्वार्टेन अफसाना में प्लेग का जिक्र था, और ये चूहा से फैलने वाली इमारत है, शायद इसको बोलते हैं प्लेग, मतलब शायद इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल किया गया है। शायद इसका मतलब होता है हैजा टाइप का कोई बीमारी हो, शायद हैजा ही होता है। आप लोग देख लेना, इंग्लिश ज़्यादा आप लोग पढ़े लिखे हो ना, और मेरे को अभी याद नहीं आ रहा इंग्लिश में प्लेग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो प्लेग का मतलब शायद हैजा ही होता है, एक बीमारी था जिससे चूहा से फैलने वाली बीमारी थी, बहुत खतरनाक था। कोरोना वायरस जैसे एक बीमारी थी ना, कोविड-19, इसी तरह से प्लेग भी एक ऐसा खतरनाक बीमारी था। चलिए खैर, क्वार्टेन अफसाना में किस सुबह का जिक्र है? तो प्लेग का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और क्वार्टेन अफसाना से जो है क्वार्टेन अफसाना में किसकी मौत हो गई थी? तो विलियम भागू के घर, तो उसकी बीवी की। विलियम भागू, क्वार्टेन अफसाना का जो मरकजी किरदार है विलियम भागू है, ठीक है ना। विलियम भागू जो कि डॉक्टरों के साथ मिलकर भी इन्होंने बहुत मरीजों का, है ना, राहत पहुंचाने का काम किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रजीज़ का ताल्लुक किस सिंफ से? मैंने इसका तगड़ा और ख़तरनाक और बोल सकते हो धोती फार, है ना, ट्रिक मैंने दिया हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो। इसको पकड़ना ट्रिक है। रजीज़ किसका सिंफ का हिस्सा है, कौन कसीदा है, कौन क्या है, उसको धोती फार कह सकते हो। धोती फार एकदम ट्रिक दिया गया, आप लोग जाके पढ़ सकते हो वहाँ से, ठीक है ना। चलिए रजीज़ का जो ताल्लुक है किस सिंफ से? आप लोग बनेंगे रहेंगे। रजीज़ देखिए र किस में आता है? सिंपल से बात है, मर्सिया में। ऑप्शन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर ए मर्सिया हो जाएगा, ठीक है। रजीज़ चसर आर जैसा आप लोग पढ़ लेना, ट्रिक है, ठीक है। मैं ज़्यादा यहाँ पर नहीं बताऊँगा, आप लोग देख लेना मेरे वीडियो पे जाकर, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च मार लेना, मर्सिया का जो ट्रिक होगा, ठीक है, देख लेना आप लोग। चलिए रजीज़ का जो ताल्लुक है किस सिंफ से? आप लोग मर्सिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चसर आर जसब, देखिए चसर आर जसब और तग मतद, कसीदा के लिए तग मतद और मर्सिया के लिए चसर आर जसब था। तो आप ले सकते चसर र किस में आता? मर्सिया में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मर्सिया। रजीज़ किस सिंफ का हिस्सा है? तो मर्सिया का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
34 नंबर क्वेश्चन है, बागो बहार का शामिल, बागो बहार है ना, बागो बहार शामिल, बागो बहार का शामिल नसाब इक़्तिबास किस दरवेश की शेर से माखूज है। तो कहीं ना कहीं बागो बहार आपसे पूछ रहा है कि बागो बहार में किस दरवेश की किस्सा को बयान किया, कितने काय में दरवेश की किस्सा बयान किया गया। तो चौथे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौथे फ़कीर की बात की गई है, दरवेश का मानी फ़कीर होता है, चौथे आदमी की बात की जा रही है बागो बहार में, ठीक है ना। चलिए, शहजादा, मलिक सादिक, ठीक है, ये सब उसी के अंदर बागो बहार के अंदर है। 40 बंदर या उसको अता देता है, जो है ना 40 बंदर उसको अनायत करता है, पहले से 39 एक बाद में देता है तो 40 हो जाता है, ठीक है। तो ये सब अलग बात है। शहजादा अंधे फ़कीर का जो ताल्लुक था हिंदुस्तान से था, शहजादा हिंदुस्तान को कह सकते हो, अंधे फ़कीर को शहजादा 1 रुपया देता है ना। उसके बाद फ़कीर खुश हो जाता है, वो अपने यहाँ ले जाता है उसका, जाते जाते वो लड़की को कहीं ना कहीं फ़कीर के बेटे को जब देखता है बादशाह के बेटा यानी शहजादा, तो वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसकी बेटी जो थी फ़कीर की बेटी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए वो बेहोश हो गया देख के, ठीक है। और जिससे मलिक शादी खोज रहा था वो बहुत दिनों के बाद, यानी जब बूढ़ा हो गया लड़का है ना शहजादा, तब जाके वो लड़की से मुलाकात हुआ तो वो लड़का बेहोश हो जाता है देख के, ठीक है। तो वो सब कहानी इस बागो बहार के अंदर बताया गया। खैर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौथे दरवेश से बात की गई थी बागो बहार में। 35 नंबर क्वेश्चन है, दर्जेल में से कौन सी नज़म अकबर इलाहाबादी की है। दर्जेल में से कौन सी नज़म अकबर इलाहाबादी की, आप लोग याद कर लेंगे। अकबर इलाहाबादी की जो नज़म थी बरक़े कलीसा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बरक़े कलीसा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बरक़े कलीसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बरक़े कलीसा हो जाएगा। क्लियर है। बरक़े कलीसा अकबर इलाहाबादी की नज़म है, जो कि जरीफाना नज़म है। कैसा नज़म है? जरीफाना नज़म है। चलिए, जरीफाना शायर भी है। क्लियर है, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका मरकजी किरदार, बरक़े कलीसा का मरकजी किरदार अकबर इलाहाबादी है और मिस है, ठीक है। चलिए, गुलशन फितरत बहार मिस को कहा गया। उमी खनफी एक तवील नज़म का नाम बताइए। उमी खनफी के एक तवील नज़म का नाम बताइए। तो उमी खनफी के एक तवील नज़म का नाम आपको क्या बता सकते हैं, सोचिए। उमी खनफी के एक तवील नज़म का नाम क्या है? तो आपको पढ़ाए होंगे तो आपको याद होगा। उमी खनफी के द्वारा जो नज़म लिखा गया था ना, तो उमी खनफी के द्वारा, जैसे मान लीजिए शनवाद, संगे पिराहन, शोले की शनाख्त, नहीं इनमें से कोई तो नहीं लगता है, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं संगे है ना, संगे पिराहन इसका ही है ना, संगे पिराहन है। और आपको बता दें पहला मजमुआ का नाम ही संगे पिराहन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संगे पिराहन, ठीक है ना। संगे पिराहन ऑप्शन नंबर बी। 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, संगे पिराहन। अब जैसे कहीं कहीं गाइड में गलती दिया रहता है तो आप लोग उस पर नहीं जाए, यहाँ पे किताब में आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो किताब में लिखा रहता है, तो जो है कि अच्छा देखते हैं। इन्हें ख़ास तौर पर तवील नज़मों का सिलसिला कायम किया, जिनमें से सिंदबाद, शहजादा, सियारगा है ना, सब गोश्त, सूरतुल नाकोस है ना, और जो है ना सलसलाहतुल जर्स की नाम से इन्होंने। अच्छा, आपको बता दें कि यहाँ पे जो मैंने जो टिक आउट किया, उमी खनफी का एक तवील नज़म पूछा आपसे। अगर मगर आपसे पहला नज़म जो पहला मजमुआ पूछता है, इनका पहला मजमुआ कौन सा है, पहला मजमुआ कलाम का नाम क्या है, तो याद रखेंगे संगे पिराहन। ये पहला मजमुआ था, कौन सी था? ये पहला, याद रखेंगे, पहला मजमुआ था, ठीक है, पहला मजमुआ है। तो आप याद रखें उमी खनफी का पहला मजमुआ का नाम बताइए, संगे पिराहन हो जाएगा। पर यहाँ पे संगे पिराहन, यहाँ पे आपसे पूछा है, क्या पूछा है, ध्यान से समझिए जल्दी से। नहीं, क्या पूछा आपसे? उमी खनफी का एक तवील नज़म, तवील मतलब लंबी नज़म का नाम बताना है। तो कहीं ना कहीं आपको याद रखना पड़ेगा, उसका नाम है सिंदबाद। क्या है? सिंदबाद, सिंदबाद है ना। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन हो जाएगा सिंदबाद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल, तवील नज़म की जब भी बात करेंगे सिंदबाद हो जाएगा, और पहला की जब भी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? संगे पिराहन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछेगा वही का जवाब देना है, ठीक है। तवील पूछा तो सिंदबाद हो जाएगा, ठीक है। अब उस सिंदबाद भी रह सकता है या शहजादा, ये भी याद रखेंगे, शहजादा, ठीक है, शहजादा भी है। और सियारगा है ना, सियारगा, सब गोश्त है ना, सबे गोश्त या सब गोश्त मान के चलिएगा। सूरतुन नाकूस, सूरतुन नाकूस है ना, सूरतुन नाकूस ये भी तवील नज़म है। और सब गोश्त भी है। और सलसला जो है ना, सलसलतुल जर्स, सलसलतुल जर्स, ये भी इनकी तवील नज़म है, ठीक है ना। तो तवील नज़म बता दें, सिंदबाद भी हो गया, शहजादा भी हो गया, और सियारगा भी हो गया, सब गोश्त हो गया यानी सब गोश्त हो गया, और सूरतुल नाकूस भी हो गया, और जो है सलसलतुल जर्स के नाम से इन्होंने तवील नज़म को लिखा है। याद रखिएगा, इतनी सारे नज़म इसका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब आगे है 37 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है। उर्दू का पहला अफसाना कौन सा, मैं बताया था उर्दू के पहले अफसाना का नाम कौन सी आपको बताया था। ऑप्शन देख के मारना, सिंपल बात है, नसीर और खदीजा था। उर्दू का पहला अफसाना का नाम है नसीर और खदीजा। और दूसरा बार जब बाद में लिखा गया कदीम है, जदीद कौन होगा, नया में, तो नशे की पहली तरंग। तो कदीम अफसाना का नाम कहीं ना कहीं कदीम, उर्दू पहला अफसाना का नाम क्या है, कदीम बोल देगा। उर्दू का कदीम पहला अफसाना का नाम क्या है, कदीम पहला अफसाना। तो बताइएगा नसीर और खदीजा इसके मुसन्निफ राशिदुल खैरी। मगर जदीद तो याद रखें नशे की पहली तरंग, जबकि 1900 नसीर और खदीजा जो है 1903 में शाया हुआ था, पर नशे की पहली तरंग 1900 में शाया हुआ, 1900 में शाया हुआ। ठीक है, पहले ये भी मतलब पहले वो पढ़ते हैं, ठीक, अलग अलग थब रहता है, पहले यदि वही होगा, ऐसे हिसाब से देख लेना, बाद में सबकी तरक्की होता है। ठीक है, उसके बाद जो है नशे की पहली तरंग भी हो गई। और ये किसने लिखा था, सज्जाद हैदर यलदरम ने। तो उर्दू का पहला ऑप्शन डायरेक्ट आपसे पूछ रहा, ऑप्शन देखिए मार दीजिए, कुछ ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा दिमाग लगे तो ज़्यादा आपका दिमाग खराब हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसलिए देखिए ऑप्शन मार दीजिए, नसीर और खदीजा है तो ठीक है, नहीं है तो नशे की पहली तरंग होबे करेगा। दोनों में से जो रहेगा तब जाके ध्यान से मारना पड़ेगा, ठीक है ना। जब दोनों नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, एक के बार मार देना है। तो यहाँ पूछा उर्दू का पहला ऑप्शन कौन सा है, नसीर और खदीजा भी हो सकता है, और नशे की पहली तरंग होता है, नहीं तो इबला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब दोनों रहता तो पहले वो मारते, क्योंकि पहले वो हम लोग पढ़े 10वीं क्लास में क्या पढ़ते, नसीर और खदीजा पढ़े, इसलिए वो हो जाएगा। ठीक है, मगर वही हिसाब से देख लेना, नया पूछा कि जदीद पूछा है, जदीद पूछेगा तो क्योंकि ये 1900 में शाया हुआ और 1903 में शाया हुआ, तो जदीद कौन हुआ, जो पहले लिखा है 1903 में, 1903 में जदीद होगा, नहीं कदीम हो गया, बाद में शाया हुआ कदीम, और जदीद हो गया। यहाँ पे देख लीजिए नया, जो जैसे मान लीजिए नया कौन, नसीर और खदीजा नया हुआ, और जदीद हो गया तुम्हारा जैसे 1900 में शायद नसीर और खदीजा, ये कदीम हो गया। कदीम का बात करें तो नशे की पहली तरंग हो जाएगा, जदीद की बात करें नशे की पहली तरंग हो जाएगा। ठीक है, तो उर्दू का पहला जदीद अफसाना नाम बताइए, जदीद अफसाना का नाम बताइए। तो 1903 में कौन सा आया, नसीर और खदीजा, और कदीम का तो नशे की पहली तरंग। उर्दू का पहला अफसाना का नाम है नशे की पहली तरंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नशे की पहली तरंग कब शाया, 1900 में शाया हुआ, किसने लिखा था, सज्जाद हैदर यलदरम ने लिखा था। क्लियर है, अब याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है बुआ, याद रख लीजिएगा आप लोग। सब्ज को ज़र्रे बनाने की इजाज़त हमें मरहमत करता है, सब्ज को ज़र्रे बनाने की इजाज़त हमें मरहमत करता है, ये जुमला किसके बारे में है, आप ज़रा बताने की कोशिश करता है। शेर बनाना चाहे तो, मगर शेर तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं बैठा, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, वैसे ही मस्ती। चलिए, सब्ज को ज़र्रे बनाने की इजाज़त हमें मरहमत करता है, ये जुमला किसके बारे में है, ये ज़रा बताने के कष्ट मैं करता हूँ। नहीं, चलिए देख लेते हैं किसके बारे में। ये 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो सब्ज को ज़र्रे बनाने की इजाज़त हमें मरहमत करता है, कौन मरम्मत करता है, ये जुमला किसके बारे में है। तो रात को, दिन को, वक्त को, शौक को। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन 38 का क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वक्त हमको क्या देता है, ज़र्रा बनाने की इजाज़त देता है, हमको ताकत बनाने की इजाज़त देता है, हमको हर चीज़ ऐशो आराम दुनिया की सारी चीज़ आपको करने की इजाज़त कौन देती है, वक्त देती है। वक्त आपको समय भी देता है, कहीं ना कहीं आपको वक्त क्या करता है, समय, वक्त को ही तो समय बोलते हैं ना, ओ भैया क्या बात है। चलो, तो कहीं ना कहीं वक्त हमें सब चीज़ ज़िंदगी भी दे रही है, और वक्त ने कहा है कि हम जब आएंगे तो आप रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, इसलिए हमारे आने से पहले सब चीज़ अच्छा कर लो, है ना। तो क्या कर रहा है, वक्त हमको दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वक्त ही सब कुछ इंसान को जो है ना, सब्ज को ज़र्रे बनाने की इजाज़त देता है, मरहमत करता है, ताकत देता है, कुव्वत देता है, शक्ति देता है, हर चीज़ देता है वक्त। अल्लाह ताला ने वक्त को इतनी ताकत बना दिया है ना, कि इंसान को वक्त के बगैर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, मिर्ज़ा गालिब ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी दहाइयों में कितने खुतूत लिखा। तो मिर्ज़ा गालिब ने आखिरी दहाइयों में जब भी क्वेश्चन बात आ जाए कितनी लिखा, तो ऑप्शन हो 2 खुतूत लिखा था, मगर जब ऑप्शन में 2 नहीं उर्दू खुतूत रहेगा तो 900 रहेगा। देखिए तकरीबन 900 खुतूत, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा, तकरीबन 900 खुतूत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल तकरीबन 900 खुतूत लिखा था, तकरीबन 900 खुतूत। और उर्दू के 2 मजमा लिखे, जिसका नाम था, उर्दू खुतूत के 2 मजमा का नाम औद हिंदी और उर्दू मुअल्ला, और हिंदी और उर्दू मोहल्ला के नाम से इन्होंने गालिब ने खत लिखा। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। खत नहीं लिखा था, हाँ खत लिखा था, उर्दू में खुतूत लिखा था, वही खत का जमा खुतूत होता है, खत का जमा खुतूत होता है। क्लियर है, सब पहले फारसी में लिखते थे, गालिब ने उर्दू में लिखना शुरू किया था। गालिब को उर्दू भी आता है, फारसी भी आता है, और अरबी भी आता है, अंग्रेजी भी आता होगा। ठीक है, सब थोड़ा थोड़ा शायर जानता रहता है, अंग्रेजी इंग्लिश सब जानता है। ठीक है, क्योंकि शायर है तो थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। हम लोग भी जानते हैं, ऐसा नहीं है, सब चीज़ जानते हैं हम लोग भी थोड़ा थोड़ा। और अब कोई बोला कि बहुत ज़्यादा नहीं आता है, मगर थोड़ा थोड़ा हम लोग नॉलेज रखते हैं हर चीज़ की, क्यों,
क्योंकि कहीं पे भी आ सकता है क्वेश्चन, है ना। चलिए खैर 40 नंबर क्वेश्चन है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का पहला अफसाना कौन सा है। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का पहला अफसाना कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का पहला अफसाना का नाम है, आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग बताइएगा। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का जो पहला अफसाना का नाम था, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का बता दे आपको, और क्या नाम था, सलाम बिन रज़्ज़ाक़, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का क्या था रे भैया, हाँ, नंगी दोपहर का सिपाही, मोबर और कामधेनु सीता बतख के दरमियान। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का पहला अफसाना कौन सा था, तो कहीं ना कहीं आप लोग पढ़े होंगे, समझाइए बताइए, जैसे नहीं कौन सी पढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं पहला जो अफसाना था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उर्दू का पहला अफसाना का नाम अगर देखा जाए कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का पहला अफसाना कौन सा था, तो नंगी दोपहर का सिपाही, ठीक है ना, नंगी दोपहर का सिपाही आप लोग मारिए, क्योंकि सिकता बतख के दरमियान तो बहुत बाद में लिखा गया था ना, है ना। तो क्या होना चाहिए, 40 का क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए। मेरे हिसाब से नंगी दोपहर का सिपाही होना चाहिए, मगर यहाँ पे आंसर कोई बोलता है दी होना चाहिए, कोई बोलता है कुछ है। अच्छा, ऐसे कैसे बोल देगा कोई भी कुछ, है ना। ठीक है, तो यहाँ बता दें आपको कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का जो पहला अफसाना था, अफसाना कौन सा था, तो आपको बता दें नंगी दोपहर का सिपाही होगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर किताब आप पढ़ेंगे तो देख लेना, किताब के अंदर नंगी दोपहर का सिपाही रहता है दिया हुआ, मगर गाइडों के अंदर कहीं कहीं पे अलग अलग चीज़ दिया रहता है, ठीक है। तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा, किताब में देखिए क्या लिखा हुआ, नंगी दोपहर का सिपाही पहला दिया गया है, मगर गाइडों में बताया जा रहा है सिकता बतख के दरमियान होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं, है ना, वो नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि पहला जो लिखना शुरू हुआ था, पहला अफसाना जो लिखा था 1964 में से आया क्या था, नंगी दोपहर जो है 1977 में से आया हुआ, और मोबर जो था, मोबर करके जो था ये मोबर, इसका जो है ये 1987 में से आया हुआ, और सिकता बतख के दरमियान 2001 में से आया हुआ। तो आप ही अंदाजा लगाओ कि पहले कौन अफसाना लिखा गया होगा, जाहिर सी बात है कौन अफसाना लिखा गया होगा। सबसे पहला अफसाना था नंगी दोपहर का सिपाही हुआ, क्योंकि शॉर्टकट में कौन आ रहा है, पहले तारीख में कौन आ रहा है, मैं आपको बताऊँ कि ये 1977 है, ये 1977 है, और ये 1987 है, कितना है, 1987 है। अब और ये जो है सिकता बतख दरमियान ये 2000, ठीक है ना, 2001 है, ठीक है, 2001 है। तो आप सोच के देखिए 2001 है, तो अब 2001 है, कहीं ना कहीं 2001 है, तो 2001 है, इन्होंने जो लिखा तो 2000 पहले 77 आएगा कि पहले 87 आएगा कि पहले 2001 आएगा। अब सोच के देखिए, थोड़ा सा आपको समय दे रहा हूँ सोचने का, आप लोग सोचो क्या होना चाहिए, फिर मैं बताऊंगा आपको पहले कौन आएगा। सभी का राय एक ही होना चाहिए, देख लीजिएगा, सोच के देखिए। बिल्कुल आप लोग का सभी कहोगे सर जी पहले 77 आएगा था, मैं 87 आएगा, बिल्कुल सही जवाब है। तो नंगी दोपहर का बसाया हुआ था 1977 में साया हुआ था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। सब लोग कहोगे सर जी सर बिल्कुल सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए नंगी दोपहर का सिपाही होना चाहिए, ठीक है। नंगी दोपहर का सिपाही पहला है, दूसरा मोबर है, तीसरा क्या होता है सिकता बतख दरमियान हो जाए, कोई दिक्कत किसी को, चलिए नहीं होना चाहिए, गलती पे नहीं जाना है, ठीक है ना। हम लोग ज़्यादा मतलब जो ज़्यादा सही पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबको समझ में आ गया तो याद रखेंगे सिकता बतख दरमियान 2001 में साया हुआ, और नंगी दोपहर का सिपाही 1977 में साया हुआ, और मोबर जो है 1987 में साया हुआ, और कामधेनु है ना, कामधेनु ये इसका नहीं है, ये अलग से कुछ दे दिया, ठीक है ना, ये इसका नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, नज़ीर अहमद जेल में से किसके उस्ताद थे। नज़ीर अहमद किसके उस्ताद थे, ध्यान से समझिएगा, नज़ीर अहमद किसके उस्ताद थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के उस्ताद थे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सभी को मालूम है मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के उस्ताद का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद है, और इन्होंने डिप्टी नज़ीर अहमद का ताल्लुक जो था नावल से था, और इन्होंने नावल लिखा था, और मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग ने खाका लिखा था, ठीक है। तो और डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी का पूछे तब खाका से बोलिएगा, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग डड्डा खाका है, ठीक है। चलिए जैसे क्वेश्चन है वैसा आंसर मारिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन बेहतरीन, उन्होंने क्या बोलते हैं इसको, खाका लिखा जिसका नाम है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। इन्होंने मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग ने अपना उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद इसके ऊपर लिखा है, नज़ीर अहमद के ऊपर लिखा है, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी के नाम से लिखा है, ये खाका बेहतरीन है, ठीक है। चलिए उर्दू का पहला खाका निगार वही मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग है, और नाबिल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद है, ठीक है ना। नाबिल निगार सबसे पूछेगा आप सबसे पहला नाबिल निगार कौन है, तो डिप्टी नज़ीर अहमद। खाका निगार सबसे पहले कौन है, तो यानी मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग, ठीक है। चलिए उर्दू में सबसे पहली नसर और दास्तान, नसरी दास्तान का नाम क्या है। उर्दू में सबसे पहली दास्तान का नाम है जो पहले लिखा जाता था, पहले पुरानी दास्तान का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या होता है, बागो बहार होगा,
बोस्तान ख्याल होगा, सबरश होगा, फसाना अजाइब होगा। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए होना चाहिए, सबरश होना चाहिए। क्यों? सबरस मुल्ला जो है ना, मुल्ला वजही ने लिखा था सबरस। सबरस के नाम से एक दास्तान के लिखा गया था, याद रख लेना सही बच्चे, दास्तान। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दास्तान लिखा गया था सबरस, है ना। सबरस उर्दू की पहली दास्तान मानी जाती है, जो कि 1632 में, बुआ याद रखेंगे, 1632 में शाया हुआ था ये दास्तान सबरस, जो 1632 में लिखा गया था मुल्ला वजही के द्वारा। किसके द्वारा? याद रख ले आप लोग, ठीक है, मुल्ला वजही, ठीक है ना, वजही, मुल्ला वजही के द्वारा ये दास्तान लिखा जा रहा था। उर्दू की पहली दास्तानगारा में दास्तान निगार का नाम है मुल्ला वजही और दास्तान का नाम है सबरस। ठीक है, ये 18वीं सदी में ये सब सामने उभर कर उसके बाद जाके 18वीं सदी से बहुत सारे लोग आने लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, बागो बहार कहाँ लिखी गई? तो ऑप्शन नंबर सब जानते हैं, बागो बहार कहाँ? तो फूट विलियम कॉलेज में। कहाँ? तो कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फूट विलियम कॉलेज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ें। 44 नंबर क्वेश्चन, फूट विलियम कॉलेज कोलकाता में है। कोलकाता में फूट विलियम कॉलेज किसने बनवाई थी? तो अंग्रेजों ने बनवाई थी। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। चलिए, 44 नंबर क्वेश्चन है, आप ध्यान समझिएगा क्वेश्चन। हिजरत के मुसन्निफ, अच्छा, हिजरत का ताल्लुक किस सिनफ अदब से है? तो हिजरत जो है कैसा है? तो हिजरत इंसाइया है। हिजरत कौन है? इंसाइया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, हिजरत इंसाइया है। हिजरत क्या है? इंसाइया है। आप लोग याद करेंगे, हिजरत अहमद जमाल पाशा का एक बेहतरीन इंसाइया लिखा है। सगुप्ता मोड की पैदावार है। इंसाइया किसकी पैदावार है? सगुप्ता मोड की पैदावार है। और कहीं ना कहीं इंसाइया में गैर रस्मी कार तरीका अपनाया जाता है। तो पूछेगा इंसाइया में किसको क्या रस्मी कार इख्तियार की जाती है? तो गैर रस्मी कार। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं इंसाइया में क्या अपनाया जाता है? तो गैर रस्मी कार तरीका अपनाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, सगुप्ता मोड वाला क्वेश्चन रहेगा तो सगुप्ता मोड हो जाएगा। और क्या मतलब कहीं ऑप्शन में देखिएगा रश्मि कार रहेगा तो गैर रश्मि कार मार दीजिएगा। ठीक है ना, गैर रश्मि कार और सगुप्ता मोड ऑप्शन में जो रहेगा उसका आंसर वही होता है, वही दोनों सही होगा। ठीक है ना, जो ऑप्शन में सगुप्ता मोड वो ऑप्शन में सगुप्ता मोड मारिएगा, जो ऑप्शन में गैर रश्मि कार तो उसमें गैर रश्मि कार हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन में आप मार दीजिएगा, बेहिचक होकर मार दीजिएगा, वही इसका आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन बात करें। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझिएगा। असरारुल हक मिजाज की पैदाइश कब हुई? असरारुल हक मिजाज की पैदाइश कब हुई? तो असरारुल हक मिजाज की जो पैदाइश हुई थी आप लोग याद कर लेंगे 1911 में। कब हुई थी बुआ? 1911। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1911 में पैदा हुए थे। कौन? असरारुल हक, यानी मिजाज लखनवी, है ना, आवारा जो लिखे हुए नज़म है। चलिए, रात के सफ़र के बारे में मिजाज लखनवी ने लिखा है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी का ताल्लुक किस सिनफ से है? अब आगे ना क्वेश्चन, डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी कहानी पूछा, इसलिए इसका आंसर होगा खाका। ऑप्शन नंबर हो जाएगा खाका। ये पूछा नज़ीर अहमद का कहानी, नज़ीर अहमद का ताल्लुक तो डायरेक्ट मारते हैं नावेल से, पर यहाँ कहानी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी क्या है? खाका। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, खाका से है। खाका किसने लिखा? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने। ठीक है, आगे बढ़े। 47 नंबर क्वेश्चन है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के वालिद का क्या नाम था? तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के वालिद का जो नाम था आप लोग याद कर लेंगे सही बच्चे, मिर्ज़ा हस्मतुल्लाह बेग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मिर्ज़ा हस्मतुल्लाह बेग। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के वालिद का जो नाम था मिर्ज़ा हस्मतुल्लाह बेग। क्लियर है, दादा का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, फसाना अजाइब में कहाँ की मुआसरत पेश की गई है? तो फसाना अजाइब में कहाँ की मुआसरत पेश की गई है? तो फसाना अजाइब में तो हालांकि यमन का होना चाहिए, यमन ऑप्शन में कहीं रह भी नहीं करता, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब लखनऊ की हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लखनऊ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए, फसाना अजाइब में कहाँ की मुआसरत पेश की गई है? लखनऊ की, क्योंकि कहीं ना कहीं यमन का एक बादशाह था जो बहुत ही नेक और परहेज था, अपने आप को दौलत शोहरत जो है ना सबके ताजिर के हाथ में देकर चला जाता है ना, याद रख लीजिएगा आप लोग। उसके बीवी वाला सबको लेके भाग जाता है, कोई सौदागर चकमा दे देता है बादशाह को, 3 दिन का वादा करता है, आज फुसला लेता है उसको। बड़ा लंबा कहानी सब है। ठीक है, बड़े बेटा को है ना ये भेड़िया खा जाता है, ऐसे ही कुछ करके, ऐसे ही ये छोटका बेटा जो रहता है वो डूबिए जाता है। तो मिर्ज़ा गालिब इब्तिदा में किस नाम से मशहूर थे? तो मिर्ज़ा गालिब जो है मिर्ज़ा नौशा के नाम से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मिर्ज़ा नौशा के नाम से मशहूर, जैसे लोकनायक के नाम से मिर्ज़ा गालिब, जैसे कि मिर्ज़ा नौशा के नाम से तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण मशहूर थे। इसी तरह से मिर्ज़ा गालिब भी मिर्ज़ा नौशा के नाम से मशहूर था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा, मिर्ज़ा नौशा। ठीक है, मिर्ज़ा नौशा, मिर्ज़ा तफ्ता नहीं होगा, है ना, तफ्ता नहीं होगा, मिर्ज़ा सिफ्ता नहीं होगा, मिर्ज़ा फ़खरू नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा मिर्ज़ा नौशा।
चलिए 50 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिए आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन है, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे? तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के साथ मदरसे में मियाँ दानी। मियाँ दानी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर देखिए सी हो जाएगा। क्यों? मियाँ दानी मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के साथ हरदम मदरसे में कौन रहते थे? हालांकि मिस्टर राजा तो एक ही दिन गया था, है ना, तो मियाँ दानी हमेशा रहते थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा, मियाँ दानी। ठीक है, मियाँ दानी मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के साथ मदरसे में रहते थे। चलिए आगे बात करें। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग शेरखानी में एराब की गलतियाँ करते थे, और मियाँ दानी जो है और कहीं ना कहीं जो है ना नज़म को नसर बनाते थे और नज़म को नसर बना देते थे। ऐसे उल्टा सीधा क्वेश्चन कर लेते थे, ठीक है, पढ़ते थे, मगर एराब की गलतियाँ थोड़ा कम करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़ोहराना का लफ्ज़ है ना, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग इतना गुस्सा चढ़ा दिया उस्ताद को कि मतलब इतना गुस्सा हो गया कि 110 डिग्री चढ़ गया मौलवी साहब का पारा, है ना, वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मौलवी साहब का पारा कितना चढ़ गया था? तो 110 डिग्री। और मौलवी साहब क्या बोले थे लास्ट में कि जल्दी से सबक पढ़ो और मेरा पिंड छोड़ दो। मतलब क्यों? पिंड का मानी क्या बताया था उसने? पीछा छोड़ाना। पिंड का मानी पीछा, यानी तुम मेरे से जल्दी से नहीं पढ़ो और मेरा पीछा छोड़ दो, मतलब पिंड छोड़ दो, है ना। पिंड का मानी क्या होता है? पीछा छोड़ना, पीछा छोड़ाना। पिंड का मानी पीछा छोड़ाना। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, जोहराना का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है? हम बताए थे आपको, जोहराना जोहर का अजान होता है दोपहर के, जोहराना दो मतलब बोल सकते हो दोपहर के खाना खाने के लिए जोहराना, यानी कहीं ना कहीं देखते हो ना आज के दौर में कहीं ना कहीं बिहार के अंदर देखो तो कहीं ना कहीं सब लोग खेत में काम करते थे, जोहर का जैसा अजान होता है उसको दोपहर का मतलब समझ आता है, दोपहर हो गया मतलब कहीं ना कहीं खाना खाने का समय हो गया, दोपहर का खाना खाने के लिए। ठीक है, 51 का हो जाएगा कहीं ना कहीं 51 का ऑप्शन नंबर बी, दोपहर का खाना खाने के लिए। ठीक है, दूसरा नंबर 52 नंबर क्वेश्चन है, यगाना चंगेजी का असल नाम क्या है? यगाना चंगेजी का असल नाम क्या है बताइए? यगाना चंगेजी का जो असल नाम है आपको बता दें, यगाना चंगेजी का असल नाम क्या है? तो यगाना चंगेजी का आप लोग असल नाम पढ़े होंगे तो मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेजी। इसमें देखिए किसमें दिया गया है? मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेजी। आप पूरा लिख सकते हो, मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेजी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, 52 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा, मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेजी। क्लियर है, आगे बढ़े 53 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मीरम्मन की दूसरी किताब का नाम क्या है? मीरम्मन दहलवी की दूसरी किताब का नाम आपको बताए थे गंज खूबी। हालांकि लिखा था, इसका नाम था, किताब का नाम था इखलाक़ मोहसिनी। क्या था नाम था? इखलाक़ मोहसिनी। उसका जो तर्जुमा किया था गंज खूबी के नाम से किया था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ताकि यहाँ पे ऑप्शन तो वो इखलाक़ मोहसिनी उसका तर्जुमा किया था गंज खूबी के नाम से, इसलिए इस ऑप्शन सी हो जाएगा गंज खूबी के नाम से, क्यों गंज खूबी उसी ने तर्जुमा करवाया था ना, इसलिए तर्जुमा भी हो जाएगा, उसका किताब है। ठीक है ना, कौन किताब का मतलब इखलाक़ मोहसिनी। ऑप्शन नंबर यानी कि 53 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गंज खूबी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू मोहल्ला किसके खुतूत का मजमूआ? हमने बताया था उर्दू मोहल्ला किसके खुतूत का मजमूआ, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है, गालिब के खुतूत का मजमूआ है उर्दू मोहल्ला और औद हिंदी। उर्दू मोहल्ला और औद हिंदी भी इसके इसी का लिखा हुआ, औद हिंदी। ठीक है, तो औद हिंदी और उर्दू मोहल्ला किसे खुतूत का मजमूआ था? गालिब के, और ये उर्दू खुतूत के मजमूआ है, याद रखें। तकरीबन गालिब ने 900 खुतूत अपने दोस्तों अहबाबों को लिखा था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझें कि 55 नंबर क्वेश्चन, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और बाप का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी, है ना, शफ़ी हो जाएगा बाप का और रफ़ी हो जाएगा बेटा का। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की शोहरत किस सिनफ में है? तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की शोहरत किस सिनफ में आप लोग बताए थे? कसीदा होगा, नात होगा, मरसिया होगा और मसनबी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल से जवाब कसीदा से है, कसीदा, है ना। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का ताल्लुक, जो सौदा का जब भी मतलब शोहरत के बारे में पूछा जाए, कसीदा के बारे में संबंध पूछा जाए, सिर्फ पूछा जाए किस सिर्फ से है कसीदा का, तो कहीं ना कहीं हो जाएगा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का ताल्लुक हमेशा कसीदा से होगा, है ना। मसनबी का मानी क्या होता है? दो क्या गया। मरसिया का मानी होता है रोना और मातम करना। मरसिया जो है रेसा लफ्ज़ से निकला है, ठीक है ना। कसीदा में सिर्फ नबी की बात की जाती है और कसीदा में किसी भी शख्स की तारीफ़ कर सकते हो, किसी भी बादशाह हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, उसका कर सकते हो आप लोग, इसलिए कसीदा करते हैं। और मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने इबरतुल गाफिलीन के नाम से कसीदा लिखा, ठीक है ना, वो फ़ारसी में लिखा है। वही घोड़े उड़े के पर्दे के बारे में बात किया, मुगलिया सल्तनत के बारे में बात किया। घोड़े के पर्दे में किसकी बात की गई है? तो मुगलिया सल्तनत की बात की गई है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एगो रह सकता है, देख लेना। चलिए, घोड़े के पर्दे में किसकी बात की गई है? तो मुगलिया सल्तनत की। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रह सकता है। चलिए, इनमें से तारीखी नावल निगार कौन है? तारीखी नावल निगार कौन है, यानी नावल निगार का नाम किसका है ज़्यादा आता है? तो ऑप्शन नंबर आप सब जानते हैं 56 का हमने बताया था कि नावल निगार, जब भी नावल निगार की बात आए तो एक ही आंसर होगा। नावल निगार में एक ही आदमी प्रसिद्ध है, कौन है बुआ? नावल निगार में एक ही आदमी प्रसिद्ध था जिसका नाम था डिप्टी नज़ीर अहमद। 56 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, अब्दुल हलीम सरर दिया गया यहाँ पे। हालांकि तारीखी नावल निगार में नाम दे सकते हो, मगर अगर ऑप्शन में वहाँ पर देख लेना
क्योंकि तारीखी नावल निगार के मामला में आया तारीखी नावल निगार, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए ही सही होना चाहिए, मगर मेरे हिसाब से ए नहीं होगा सही। ठीक है, ये मैं ए नहीं मानूंगा, ए गलत ही मानूंगा तारीखी गोई में, क्योंकि जब से सबसे ज़्यादा जो मशहूर नावल निगार थे वो डिप्टी नज़ीर अहमद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होना चाहिए। जब डिप्टी नज़ीर अहमद नहीं रहेगा तो ऑप्शन नंबर इसको मार देना। ठीक है, अब्दुल हलीम सरर को। ठीक है, मैं बताऊँगा, मगर यहाँ पर जब डिप्टी नज़ीर अहमद से बड़ा हमको नहीं लग रहा है कि पहला जब नावल निगार यही, तो तारीखी में इसका नाम होगा कि इसका नाम होगा? सब जानते हैं सर जी इसका नाम होगा। ठीक है, तो अब्दुल हलीम सरर, जब ये डिप्टी नज़ीर नहीं रहेगा तो जाके अब्दुल हलीम सरर को मारूंगी। ठीक है, चलिए, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? 56 का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ए जब ये नहीं रहेगा तो बी नहीं रहेगा तो ए मारेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, अहदी के मानी क्या होता है? अहदी आ रहा है, दोनों पर जबर आ रहा है, जल्दी। अहदी मतलब अगर आ रहा है इसका मानी क्या होता है? फास्ट होगा। जो धीरे धीरे बोलेंगे उसका मानी तनी तेजी से होगा। तो अहदी के मानी बताइए। तो अहदी के मानी देखिए, यहाँ पे तो क्वेश्चन गजब बात हो गया। तो अहदी कहीं ना कहीं देखिए गलत क्वेश्चन हमको लग रहा है, कहीं ना कहीं देखिएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपसे दिया क्वेश्चन कौन सी कि देखिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि अहदी। ठीक है ना, तो अहदी अगर अहदी ऐसे रहता, अहदी का माने होता है सुस्त और काहिल होता है, मगर अहदी अगर आके बोला जा रहा है अहदी, इसका माने हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अहदी मतलब डबल हमजा जैसे, मतलब जबल कह सकते हो डबल, यानी दो बार हम अगर जबर दे दिया जाए, दो बार दो को जबर देख जाए तो उसका मानी होगा कौन सी? एक हो जाएगा। किन हो जाएगा? अकेला हो जाएगा। अकेला का मतलब एक, तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। और जब एगो रहेगा मानी ना, एगो आपको बता दे एगो रहेगा तो इसका मानी सुस्त और काहिल होगा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। जिसके ऊपर दो गो मानी उसका मतलब दो गो है, तो दो का एगो कर दीजिए, एक हो गया आंसर। और जिसके ऊपर एगो रहे उसका आंसर मतलब क्या कर दीजिए? डबल बना दीजिए, यानी सुस्त और काहिल, यानी दो आ गया ना, दो, मगर शब्द में रहेगा, ये एक दो नहीं रहेगा, उस पर शब्द रहेगा। तो कहीं ना कहीं अहदी का मानी क्या? देखिए ध्यान समझिएगा, तो इस पर दो गो लकड़ी है ना, दो गो लकड़ी का मतलब क्या? एगो कर दीजिए, है ना, एक दो कर दीजिए तो एक होगा। तो अहदी मतलब एक हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अहदी का मानी एक होगा, और अहदी का मानी जिसमें अहदी एक जबर है तो उसका मतलब दो मतलब शब्द में होगा, यानी सुस्त और काहिल हो जाएगा। ठीक है, याद रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, जिंदगी ए जिंदगी, जिंदगी ए जिंदगी किसका शेरी मजमुआ? तो आपको बताया था जिंदगी ए जिंदगी किसका शेरी मजमुआ है? जिंदगी ए जिंदगी कहीं ना कहीं किसका शेरी मजमुआ? तो आप लोग पढ़े होंगे अली शाह जाफरी का, जोश का, खलील रहमान अज़मी का, इब्ने इंसा का। तो कहीं ना कहीं देखिए 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? 58 का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, खलील रहमान अज़मी का। आप लोग देखे होंगे तो खलील रहमान अज़मी का जिंदगी ए जिंदगी। ठीक है, खलील रहमान अज़मी का ही लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए जिंदगी है ना, क्या लिखा हुआ है? जिंदगी, जिंदगी ए जिंदगी जो है ना, ये 1983 में शाया हुआ था। आपको बता दें जिंदगी ए जिंदगी 1983 में शाया हुआ था, और इनके 3 शेरी मजमुआ था जिसका नाम था कागजी पीरहन, नया अहदनामा और जिंदगी ए जिंदगी। ठीक है, उसके बाद है आसमा, आसमा ए आसमा के नाम से भी इनकी शायरी एक इंतखाब भी हुआ शाया, जो कि 2000 ईस्वी में मंजराम पर आया था। ठीक है, तो जिंदगी ए जिंदगी जो कि कब शाया हुआ था? 1983। आप लोग याद कर लेंगे, जिंदगी ए जिंदगी 1983 में शाया हुआ, 1983 में। और आसमा ए आसमा के नाम से जो शायरी किया था वो 2000 ईस्वी में शाया हुआ था। ठीक है, उसी तरीके से आपको बता दें नया अहदनामा 1965 में शाया हुआ, और कागजी पीरहन ये 1955 में शाया हुआ। ठीक है, इस तरह से आपको याद कर लेना चाहिए। चलिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खलील रहमान अज़मी का लिखा हुआ ए जिंदगी जिंदगी। 59 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 59 नंबर क्वेश्चन है, हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई? तो हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई? तो ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश 1878 में। 1878 देखिए ऑप्शन नंबर क्या है? 1878 ऑप्शन नंबर सी देखा है, दिसंबर 1878 में पैदा हुए थे। बताया था हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश और दिसंबर 1878 में। ठीक है, कहीं ना कहीं 59 का 18 नंबर हो जाएगा 1878, ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, 1878 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, दिसंबर 1878। ठीक है, याद रख लीजिएगा आप लोग, और मौत 1955 में हुआ था। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या है? अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या है बताइए? अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम अकबर हुसैन, अकबर हुसैन, अकबर हुसैन, अकबर हुसैन, मोहम्मद हुसैन, अहमद हुसैन,
अकबर हुसैन खालिद हुसैन, तो अकबर का पूरा नाम था अकबर हुसैन ही होना चाहिए। 60 नंबर, क्योंकि अकबर नाम है तो अकबर हुसैन ही ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो क्या होना चाहिए आप लोग के लिए, आप लोग सोचिए ज़रा सनी। मेरे हिसाब से तो अकबर हुसैन होना चाहिए, तो बिल्कुल सही जवाब अकबर हुसैन ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अकबर का नाम अकबर हुसैन ही अच्छा लगता है ना। चलिए, बड़ा नाम है मगर हिंदी में तो बहुत बड़का है, कपारे फूट जाएगा तुम लोगों को पढ़ने में। मुल्ला नसरुद्दीन के लतीफ़े किसके शायरी के, किसके मतलब मुल्ला नसरुद्दीन है ना, कहीं ना कहीं आपको पढ़ाए थे। मुल्ला नसरुद्दीन के लतीफ़े किनकी तहरीरी थी, किसकी तहरीर थी। चले, अहमद जमाल पाशा की, गालिब की, इकबाल की, हसन नईम की। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए, जैसा दिमाग लगाइए था, सन पढ़ाए थे, कितना हो गया अहमद जमाल पाशा का। बिल्कुल मुल्ला नसरुद्दीन के लतीफ़े ये अहमद जमाल पाशा का है। किसका है, अहमद जमाल पाशा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अहमद जमाल पाशा का है। क्या, मुल्ला नसरुद्दीन, मुल्ला नसरुद्दीन के लतीफ़े है ना, मिजाज के लतीफ़े, मुल्ला नसरुद्दीन के लतीफ़े अहमद जमाल पाशा की किताब है ना। चलिए, 62 नंबर क्वेश्चन है, योजना मुंताले किस सदी के शायर थे, तो आपको बता दिए थे 20वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल। 20वीं शताब्दी के शायर थे, क्या शताब्दी के, 20वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है, बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से। ऑप्शन नंबर और ए हो जाएगा दास्तान से। बागो बहार क्या है, दास्तान है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, दास्तान से हो जाएगा, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए, इनमें से किस शायर का ताल्लुक फिल्मी दुनिया से है, इनमें किस शायर का ताल्लुक फिल्मी दुनिया से, आपसे बताया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, शाहिर लुधियानवी का ताल्लुक, क्योंकि इसका ताल्लुक बिहार से, मुंबई से था, मुंबई का बाजार ही फिल्म, इसका ताल्लुक भी बाजार से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिल्मी से हो जाएगा, बाजार में जब मुंबई का बाजार ही फिल्म कहलाता, तो कहीं ना कहीं शाहिर लुधियानवी मुंबई में थे, इसलिए इसका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं फिल्मी दुनिया से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, पेड़ पर चढ़े पागल ने किस मसले पर तकरीर शुरू कर दी थी। पेड़ पर चढ़े पागल जो थे को किस मसले पर तकरीर शुरू कर दी, तो मसला क्या है भैया, किस मसले पर, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान के मसले पर, मुआशरत के मसले पर। तो हाँ, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसले पर। बोला हम ना हिंदुस्तान में रहेंगे ना पाकिस्तान, हम इस पेड़ के डॉली पर बैठे रहेंगे। ये मोहम्मद अली जिन्ना का ये तकरीर था। किसका तकरीर किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने पेड़ पर चढ़ के तकरीर करने लगा, पागल घोषित कर दिया गया था, ठीक है ना। मोहम्मद अली जिन्ना वो एक पागल ऐसा था, झाड़ू लगाते लगाते पेड़ पर चढ़ जाता है। तो 65 नंबर ऑप्शन नंबर बिल्कुल हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है ना। चलिए, 66 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर, हाँ बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन मैं खोज रहा था मगर मिल ही नहीं रहा था, आज मुलाकात हुआ इस क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद अजीज़ अहमद का चेहरा कैसा पाया, कैसा पाएगा भैया। पहली बात तो गुस्सा वाला तो नहीं रहेगा, हटा दीजिए गुस्सा को। हाँ, कहीं ना कहीं फातिहाना चमक और जो है अबदी मुस्कुराहट, थोड़ी सी मुस्कुराहट कहीं ना कहीं है ना। तो फातिहाना चमकदार और एक अदबी मुस्कुराहट, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है ना। अब हाँ, ये भी एक क्वेश्चन एक और बनेगा कि अजीज़ अहमद क्या ढूंढ रहे थे, ट्रांजिस्टर ढूंढ रहे थे, कौन चीज़ ढूंढ रहे थे, ट्रांजिस्टर है ना। कहीं ना कहीं ट्रांजिस्टर ही लिखा होगा, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर करके लिखा रहे, देख लेना आप लोग, पढ़ लेना ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर मिल जाने पर मतलब कैसा चेहरा होगा था, फातिहाना। 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, देख लीजिए आप लोग, 66 का ऑप्शन नंबर ए होगा, फातिहाना है ना, फातिहाना चमक और जो है अब्दी मुस्कुराहट हो गया था, ठीक है ना। कहीं आप लोग देख सकते हैं आप लोग, ट्रांजिस्टर की कौन चीज खो गया था, ट्रांजिस्टर खो गया था, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, कामिल इनकलाब का तस्वर किसने पेश किया था। 67 नंबर क्वेश्चन है, कामिल इनकलाब का तस्वर किसने पेश किया था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जयप्रकाश नारायण। आपको कई बार बताया हुआ आपको क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने है ना कामिल इनकलाब का तस्वर पेश किया था, संपूर्ण नारा यही दिया था। चलिए, लोकनायक के नाम से इसे जाना जाता है। आगे क्वेश्चन चलिए, 68 नंबर क्वेश्चन है, नजम निगार की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया जाता है, तो नजम निगार की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 से नजम और 9 से नज़ीर अकबर इलादी को। ऑप्शन नंबर बिल्कुल हो जाएगा नज़ीर अकबर इलादी को, क्योंकि नजम के मामले में अकबर इलादी आगे थे, कहीं ना कहीं तो नज़ीर अकबर इलादी को जाना जाता है, ठीक है, तस्लीम किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल। 68 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 68 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा 68 नहीं 69 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, सादत हसन मिंटू
सादत हुसैन मिंटो की पैदाइश कहाँ हुई थी? सादत हुसैन मिंटो की पैदाइश जो है ना लुधियाना में हुआ था। सादत हुसैन मिंटो कहीं ना कहीं कहाँ पैदा हुए थे? सादत हुसैन मिंटो आप देख सकते हैं टूबा टेक सिंह के बारे में जो कहानी लिखे थे, है ना। तो टूबा टेक सिंह के ऊपर जो कहानी लिखा था वो कहाँ पैदा हुआ था? कहीं ना कहीं लुधियाना में पैदा हुए थे, ठीक है ना। 1912 11 मई 1912 11 मई 1912 में लुधियाना में, यानी पंजाब में, लुधियाना मतलब पंजाब में पैदा हुए थे, ठीक है ना। लुधियाना 1912 इसमें पैदा हुए थे, ठीक है ना। 1912 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से जवाब। 11 मई 1912 11 मई 1912 में लुधियाना यानी पंजाब में पैदा हुए, ठीक है ना, संबरला गाँव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फिल्म में नगमा निगार थे, मतलब कहीं ना कहीं नगमा निगार थे, ये गाना लिखते थे फिल्म में, सादत हुसैन मिंटो, ठीक है ना। चलिए इसका फिल्म बहुत अच्छा बना हुआ है, फिल्म देख लेना। फिल्म का नाम तो बहुत गर्दा है रे, क्या बताए तुम लोग को। गालिब, घमंड और 8 दिन जैसी फिल्में, और जो है ना शिकारी, पड़ोसन, है ना, और चल चल रे नौजवान, बेगम, है ना, अपनी नगरिया, तो ये सब फिल्में का नाम है, ठीक है। देख लेना आप लोग यूट्यूब पे सर्च मार के। अगला क्वेश्चन, फतूर के मानी क्या होता है? 70 नंबर क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? फतूर के मानी क्या होता है? तो फतूर के मानी होता है तोड़ना, है ना, तोड़ने के। तो ऑप्शन नंबर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से जवाब होगा तोड़ना। फतूर के मानी क्या होता है? तोड़ना, ठीक है ना। रोजा के या भूख को, है ना, भूख को तोड़ना, तो फतूर के मानी तोड़ना। नाश्ता के अरबी में कहते हैं फतूर, है ना, नाश्ता को अरबी में कहा जाता है फतूर कहा जाता है, ठीक है। वहीं से क्वेश्चन उठाया गया ये सही सुलह नदवी के बाजपुर नदवी नहीं तहकीक के अंदर से उठाया गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, गुब्बारे खातिर के खतूत किस जेल से लिखे गए थे? तो आपको कई बार बताया गया है अहमदनगर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, अहमदनगर जेल से लिखा गया था, ठीक है ना। किसके ऊपर लिखा गया था गुब्बारे खातिर के खतूत? तो सदीक मुकर्रम पे अपने दोस्त पे लिखा गया था, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है, किस अफसाना में किस गांव का किस्सा बयान किया गया है? किस अफसाना में और किस गांव का किस्सा बयान किया, किस अफसाना में? तो कहीं ना कहीं आपको पता है क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो जाता है यहाँ पे लिखने में। किस अफसाना में किस गांव का किस्सा बयान किया था? कोई अफसाना है जिसका नाम था इब्राहिम सिक्का गांव में किस अफसाना का बयान किया गया, किस गाँव को? तो धूरन गाँव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धूरन गाँव को बयान किया गया है किसमें? इब्राहिम सिक्का में। याद रखें इब्राहिम सिक्का एक अफसाना है जिसमें धूरन गाँव का किस्सा बयान किया गया है, ठीक है ना। धूरन गाँव इस मोहब्बत में उसमें भी हो जाता है, ठीक है। चलिए उसका धुरन गांव में एक लड़का था जिसका नाम था अब्बू सब उसको बुलाते थे, यानी उसका पूरा नाम है इब्राहिम सिक्का। उसको शेर व शायरी से भी दिलचस्पी था, उसे एक लड़की से मोहब्बत हो जिसका नाम था बेदार खां देशमुख की बहन से मोहब्बत हो गया था, ठीक है। चलिए वो सब कहानी अलग है। देशमुख जो था ना, बेदार खां देशमुख, ये मस्जिद के मुतवल्ली भी थे और गाँव में इसका दुकान भी था, और कह सकते हो राजनीतिक से इसका भी संबंध था, है ना, राजनीतिक से जुड़े हुए, ठीक है, कहीं ना कहीं नेता थे और मस्जिद के मुतवल्ली भी थे। अगला क्वेश्चन है, आप बहुत काबिले, है ना, बड़े दानिश्वर हुआ कीजिए, आपको मादी फ़ायदा क्या हुआ, है ना, आपको मादी फ़ायदा क्या हुआ, ये पूछ रहा है आपसे, है ना। ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे दे देता हूँ, जूम कर देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा, ऊपर नंबर क्वेश्चन है, ऊपर में देखिए क्वेश्चन है कि आप बहुत काबिले बड़े दानिश्वर हुआ कीजिए, आपको मादी फ़ायदा हो क्या हुआ, ये इक़्तिबास शामिल नसाब किस अफसाना से माखूज है? तो आप लोग देखिए किस अफसाना से माखूज है। 73 नंबर क्वेश्चन है ना, कहीं ना कहीं पूछ रहा है। तो मादी फ़ायदा होगा, तो कहीं ना कहीं ये भूले बसरे गीत में की बात की जा रही है ना, कहीं ना भूले बसरे गीत में ही कहीं ना कहीं भूलने वाली बात थी, इसलिए फ़ायदा होगी कहीं ना कहीं। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ था? कहीं ना भूले बसरे गीत ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, बिल्कुल भूले बसरे गीत की बात हो गई, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, उर्दू का पहला मरसिया आमतौर से किसे किरार दिया जाता है? किरार किया जाता है मतलब किरार, है ना, किरार दिया जाता है, किसे दिया जाता है? कदमरा पदमरा उर्दू की पहली मरसिया का नाम। उर्दू की पहली मरसिया का नाम जो था, उर्दू की पहली मरसिया का नाम आपको बता दें, उर्दू की पहली मरसिया का नाम कदमरा पदमरा दोनों ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 74 का यही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिएगा कहीं कहीं पर डी भी दिया रहता है। नौसर हार भी उर्दू की कदीम मसनबी है, मसनबी मानी जाती है। तो यहाँ पे अच्छा क्या पूछा है? मरसिया, हाँ तो बिल्कुल मरसिया में कदमरा पदमरा हो ही नहीं सकता है। मरसिया हमको लगा कि अगर यहाँ पे मसनबी रहता तो उर्दू में पहला कि बोलते उर्दू का पहला मसनबी का नाम तो कदमरा पदमरा होता, उसके बाद ही कोई होता, पहला होता कदमरा पदमरा, उर्दू की पहली मसनबी है। क्या है? याद रखिए बच्चों,
मसनबी, उर्दू की पहली मसनबी में कदम रहा पदम रहा, ठीक है। जब ऊ नहीं रहता तब जाके आप कुछ मार सकते हैं, नौसरहार भी मार सकते हैं, मगर अभी यहाँ पे ये है तो ये मसनबी हो जाएगा। मगर यहाँ पूछा कि मसनबी मतलब उर्दू का पहला मरसिया कौन है, तो मरसिया में नौसरहार, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है ना। मरसिया के उर्दू का पहला मरसिया नौसरहार है, ठीक है ना, सब बच्चे याद रख लेंगे नौसरहार। और ये नौसरहार ये मसनबी भी है और मरसिया भी है, याद रख लीजिएगा। तो उर्दू की पहली मरसिया ऑप्शन में कदम रहा पदम रहा नहीं रहेगा मसनबी में, तब जाके नौसरहार मारेंगे। मगर यहाँ पर उर्दू में पहली मरसिया का नाम पूछेगा तो नौसरहार बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है, उमी खनफी की पैदाइश कब हुई? उमी खनफी की पैदाइश कब हुई? तो उमी खनफी की पैदाइश जो है ना क्या 1935 में, 1925 में, 1926 में, 1927 में, 1928 में, कितना में होता है जल्दी बताइएगा। 1925, 1900, तो उमी खनफी की आपको पैदाइश पूछ रहा है ना कहीं उमी खनफी पूछा जा रहा है आपसे, बताइए। 75 नंबर क्वेश्चन है, उमी खनफी की पैदाइश पूछा जा रहा है, कितना हो 25, 26, 27 जितना बताइए। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब 28 होगा, है ना। 1928 में, कितना में 1928 में उमी खनफी साहब की पैदाइश हुई। 1928 में याद रख ले सही बच्चे, 1928 में उमी खनफी साहब की पैदाइश हो गई, ठीक है ना। तो याद रखना पड़ेगा उमी खनफी की पैदाइश 1928 में, ठीक है ना। अब्दुल, इसका असल जो नाम भी अब याद रख लेंगे, अब असल जो नाम था अब्दुल अजीज़, ठीक है, अब्दुल अजीज़ हनफी था, ठीक है, अब्दुल अजीज़ हनफी, है ना, हनफी था। खैर आगे बढ़ते हैं। 1928 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल मान लीजिए आप लोग 1928 ऑप्शन नंबर डी, 1928 देख लिए इस तरह से लिखा रहेगा 1928। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, फिर एक दिन ऐसा आएगा आँख के दिए बुझ जाएंगे, ये शेर कहाँ से उठाए के लाया गया था, बिलाखिरी नज़म में माखूज है, तो बता दीजिए। आपको बताया था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेरा सफ़र से। मौत का जब भी बात की जाए फिर एक दिन ऐसा आएगा आँख के दिए बुझ जाएंगे, ये मौत का बात बोला जा रहा है। मौत आएगा तो आँख बंद हो जाएगा, आँख के दिया खत्म हो जाएगा, बुझ जाएगा, यही है कहीं ना कहीं मेरा सफ़र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कहाँ किस शायर का लिखा हुआ है, तो अली सदा जाफरी का लिखा हुआ है। क्लियर है, आप लोग को याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, 77 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बताइए। 77 नंबर क्वेश्चन है, आप बताइएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ था, जन्नत से हुक्म सफ़र किसको हुआ था? जन्नत से हुक्म सफ़र जो है याद रख लीजिएगा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। जन्नत से हुक्म सफ़र किसको हुआ था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुआ था, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़े, चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन, दर्जल में से किस शायर को, है ना, कौन शायर है दायम परा हो तेदर पे नहीं हूँ मैं, खाका सी जिंदगी पत्थर नहीं हूँ मैं, कौन शायर का है? किस शायर को, मतलब किस शेर के शायर को कहने, दर्जली में से शेर के शायर कौन है, मतलब दर्जली में शेर के शायर कौन है बताया, दायम परा हो तेदर पे, तो मतलब कहने का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गालिब के। क्योंकि गालिब ने कहा था दायम परा हो तेदर पे नहीं हूँ मैं, खाका सी जिंदगी पत्थर नहीं हूँ मैं, ये यहाँ से लिया गया था, मैं नहीं हूँ लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब गालिब हो जाएगा, ठीक है। इसका ट्रिक आपको ऑलरेडी बहुत यूट्यूब पर देखने को मिलेगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे, नहीं तो आपको कमेंट कीजिएगा तो इसके ऊपर वीडियो बनाया जाएगा, कैसे शेर को कैसे शायर पकड़ेंगे, शेर के जरिए कैसे शायर का नाम पकड़ लेंगे आसानी के साथ, तो उसका तरीका बताएंगे आपको। याद करना पड़ेगा, 2-3 सेंटेंस बना के देंगे, आप याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताना पड़ेगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है, गालिब कब पैदा हुए? तो गालिब जो है 1797, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। 27 दिसंबर 1797 और 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में इसका इंतकाल हो जाता है। बाय बाय, टाटा, सी यू, है ना। तो 1797 में गालिब आगरा में पैदा हुए और 15 फरवरी 1869 में बाय बाय, टाटा, सी यू हो गए, दिल्ली में मर गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू शायरी में कौन सिन्फ में मकबूल तरीन है? उर्दू शायरी में कौन सिन्फ मकबूल तरीन माना जाता है उर्दू शायरी में? तो बताइए, कशीदा, गज़ल, नज़म, मर्शिया, कसीदा, कौन होगा? तो गज़ल होगा। उर्दू शायरी में कौन है? तो गज़लें तो है वो। तो 80 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? 80 का ऑप्शन नंबर आप लोग हिसाब से बताइए। मैं तो 80 बता दिया आपको, गज़ल होना चाहिए 80 का, बिल्कुल सही जवाब 80 होना चाहिए। आप लोग बता पहले थोड़ा सा, आप लोग फिर देखते हैं क्या आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आता है? शेर शायरी में क्या देखने को मिलेगा? गज़ल हम करेंगे तब ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 80 का ऑप्शन नंबर ए। उर्दू शेर शायरी में कौन से सिर्फ मकबूल तरीन माने जाते? गज़ल को बहुत खास माना जाता है, ठीक है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है, वह नाम जो किसी खूबी या बुराई के मतलब वह नाम जो किसी खूबी या बड़ाई की बिना पर अवाम की तरफ से दिया जाए। देखिए यहाँ पे लकब पूछा गया, अवाम, सिंपल सा अवाम के लकब सुनो, इसका आंसर मार दो लकब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, अवाम बोलेगा लकब मार दीजिए,
ठीक है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अवाम जब भी पूछेगा आपसे, याद रखेंगे, अवाम जब भी पूछा जाएगा इसका मतलब हो जाएगा किसी की अवाम जब भी आ जाए, एन से अवाम लिखा रहे, इतना पॉइंट याद कर लीजिए आप लोग, एन से अवाम लिखा रहे बस इसका आंसर लकब हो ही जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और बोल देता वह नाम जो खूबी या खराबी की बिना पर सरकार से, हुकूमत की तरफ से, अमराव की तरफ से, बादशाहों की तरफ से दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम जो है खिताब बोलते हैं, सरकार की तरफ से जो दिया जाए। ठीक है ना, इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। 81 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, इल्म उरूज में किसकी जानकारी दी जाती है, जल्दी पसंद बताइए, इल्म उरूज में किसकी जानकारी दी जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा शेर व शायरी के, आपको बताए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शेर व शायरी में, क्योंकि शेर व शायरी में, इल्म उरूज में जो है ना शेर व शायरी की जानकारी दी जाती है। ग्रामर के 5 प्रकार उसमें से ये तीसरा प्रकार आता है। ठीक है ना, तो 82 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिए। 82 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, है ना। शेर व शायरी की शेर व शायरी की पूछ देगा, शेर व शायरी की जानकारी किस में दी जाती है, तो कवायद के किस हिस्से में दी जाती है, इल्म उरूज में। ऑप्शन ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है, इल्म उरूज में किसकी जानकारी, शेर व शायरी की, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शेर व शायरी में किसकी जानकारी, तो इल्म उरूज में दी जाती है। इल्म उरूज में किसकी जानकारी दी जाती है, शेर व शायरी की दी जाती है। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन है, जेल में से कौन सा लफ्ज सिफत है, तो कौन सा लफ्ज सिफत है, खेल सिफत हो ही नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पे सिफत है, तोहफा सिफत नहीं है, आना सिफत नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सिफत, क्योंकि वो दो आदमी हमेशा जो आदमी कुछ बोलेगा वही सिफत कहलाता है। अच्छा बोले खराब बोले यही तो सिफत होगा, अच्छा बोले तो भी सिफत, खराब बोले तो भी सिफत होगा। तो अच्छा और खराब क्या हो जाएगा, सिफत हो जाएगा। क्लियर है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। 84 नंबर क्वेश्चन है, पानी 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 होना मुहावरा का क्या माने होता है, पानी पानी मुहावरा का माने होता है शर्मिंदा होना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से जवाब, पानी पानी होने का मतलब शर्मिंदा होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 85 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 85 नंबर क्वेश्चन, दर्जिल में से मुकब्बर बताइए, दर्जिल में से मुकब्बर हो जाएगा। इसमें देखिए सहारा, है ना, सहसवार, शाहकार, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुकब्बर सबसे बड़ा, बड़ा इसमें सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूरे हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आला। 86 नंबर क्वेश्चन इसमें आला, आला बताइए, इसमें आला बताना है। 86 नंबर क्वेश्चन में इसमें आला बताना है। मकान होगा, चाकू होगा, फल होगा, पानी होगा। क्या इसमें आला औजार का नाम पानी है, फल होगा औजार का नाम नहीं होगा, मकान होगा औजार का नाम नहीं होगा, चाकू क्या औजार का नाम। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। जेल में से क्या है, चाकू क्या हो जाएगा, इसमें आला हो जाएगा। ठीक है, औजार का नाम हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, जिससे हाथ में लेकर काम कर सकते हो, हाथ में जो आपको हाथ में फ़ायदा पहुंचाते हैं, हाथ से लेकर कोई भी काम कर सकते हो, वही इसमें आला कहलाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दर्जन में से इसमें आला कौन है, चाकू हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर, 86 का, 46 नहीं 86 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाकू, इसमें आला चाकू है। 87 नंबर क्वेश्चन है, दर्जन में से साबका वाले लफ्ज़ को निशान देगी। साबका बताना है सबसे लास्ट में, साबका मतलब साबका मतलब शुरू में, लाह का मतलब लास्ट में। साबका पूछ रहा है सबसे पहले बोलना है। कब्रिस्तान ये नहीं होगा क्योंकि लास्ट में शतान आ रहा है। कुतुब खाना, खाना भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में खाना आ रहा है। खूबसूरत, तो कहीं ना कहीं खूबसूरत, क्योंकि सूरत से पहले लग गया खूबसूरत, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खौफनाक, है ना, खौफनाक, तो पहले खौफ होगा फिर नाक लास्ट में जुड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि देखिए खूबसूरत तक पहले सूरत लगेगा तब ना खूबसूरत शुरू में लग गया, तो कहीं ना कहीं सूरत के शुरू में लग गया, कौन सी लगा, तो खूब लग गया, तो खूबसूरत होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खूबसूरत। 87 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, 88 नंबर क्वेश्चन है। 88 नंबर क्वेश्चन है, दर्जन में से शेर की जमा क्या होगा, शेर की जमा बताइए आप लोग। 88 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। देखिएगा 88 नंबर क्वेश्चन आपने बताया था, 88 नंबर क्वेश्चन नहीं 88 नंबर, 87 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, खूबसूरत हो जाएगा। कहीं ना कहीं खूबसूरत ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, साबका हो जाएगा। ठीक है, शुरू में लगा खूब प्लस सूरत, तो मतलब खूबसूरत लाइका साबका हो जाएगा। ठीक है ना, लाइका बोलता तो खौफनाक, ये कुतुब खाना, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, शेर की जमा क्या होगा, शेर का जमा होता है, शेर का जमा इशार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शेर का जमा इशार होता है। क्यों, क्योंकि 3 अक्षर में जब भी होता है, पहले अक्षर के शुरू में, दूसरा अक्षर का लास्ट में अलिफ लगाकर और जो जमा रहता है उसको बना देते हैं। ठीक है, शेर का जमा इशार हो गया। ठीक है, शेर का जमा इशार होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 88 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन, दर्जन में से कौन सा लफ्ज फेल है, कौन सा लफ्ज फेल बताना है, फेल बताना है। फेल जिसके लास्ट में ना आएगा, हा आएगा, जिसके लास्ट में हा आएगा वही फेल होता है। ठीक है, 3 तरह के याद रहे, जिसके लास्ट में ना, हा और या आ जाए फेल होगा। तो जाना क्या हो जाएगा, जाना लास्ट में ना आ गया, इसका मतलब फेल हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल 89 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ें। 90 नंबर क्वेश्चन, वह नज़म जो 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल उसे क्या कहते हैं, तो वह नज़म जो 3-3 मिसरों पर हमने बताया था, वह नज़म जो 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम मसलिस कहते हैं। तो मसलिस में देखिए 3 मिसरे होते हैं, मसलिस 3 मिसरे, है ना, 3 मिसरे। और याद रखें रबाई में 4 मिसरे, मुखम्मस में 5 मिसरे। तो इसमें हो गया 4, इसमें हो गया 5, और एक होता है मुसद्दिस, है ना, मुसद्दिस, इसमें होता है 6, और एक होता है शेर में होता है 2, और एक होता है दोहा।
ठीक है ना, दोहा, दोहा में होता है दो, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। तो कई होता है, याद कर लीजिएगा तो आपको एक में से एक ऑब्जेक्टिव फिक्स रहता है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 91 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 91 का हो जाएगा, अहमद की टोपी काली है, इस जुमला में सिफत की निशानदेही की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सिफत की टोपी कैसी है तो काली है, तो काली मतलब क्या, सिफत हो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से जवाब 91 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काली सिफत हो जाएगा। और ये बोलता था मौसूफ कौन है, तो अहमद की, कोई टोपी किसकी है तो अहमद की। तो मतलब किसका गुण बताया जा रहा था, टोपी का गुण ना, तो मतलब यहाँ पे टोपी क्या हो जाता है, मौसूफ हो जाता। अहमद की टोपी तो कहीं ना कहीं टोपी मौसूफ हो जाता है, ठीक है। काली कौन सी सिफत है। खैर आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन, दर्जन में से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है। मुअन्नस जब भी पूछेगा मुअन्नस बता दीजिएगा, मुअन्नस। तो यहाँ मुअन्नस कौन से, बादल मुअन्नस नहीं है, मकान मुअन्नस नहीं है, हवा मुअन्नस होगा। क्या हो जाएगा, 92 नंबर क्वेश्चन हवा मुअन्नस होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हवा। कोई वर्ड आपको याद हो जाएगा ऐसा ही में, और कोई नहीं तो मुअन्नस मुजक्कर छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस पर दिमाग लगाइए तो 100% गलती हो जाता। तो हम लोग ऐसे ही दिमाग लगा लेते हैं, मगर हम लोग को याद रहता है इसलिए लगा, तो आप लोग ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है। इसका कोई तरीका नहीं, कोई ट्रिक नहीं काम करेगा आपको। चलिए खैर, मेरे यहाँ पर ट्रिक है 2-4 को, मगर मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। आप लोग ज़्यादा कमेंट, बहुत ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करेंगे तो आप जाके ये वीडियो कहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो याद रख लेना, तो छोड़ दिए। बिहार बोर्ड में 2 क्वेश्चन अभी करता है। जेल में से मुअन्नस लफ्ज़ कौन सा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, हवा मुअन्नस है। 93 नंबर क्वेश्चन है, फलक की जमा क्या होगा। फलक का जमा क्या होता है, जल्दी बताइए। फलक का जमा होता है, फलक का जमा होता है अफलाक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फलक का जमा इफलाक हो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फलक का जमा इफलाक होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन क्या है, 94 नंबर क्वेश्चन है, दर्जेल में से इसमें मुअर्फा यानी इसमें ख़ास कौन है। दर्जेल में से इसमें मुअर्फा यानी इसमें ख़ास कौन है। दर्जेल में से इसमें मुअर्फा यानी इसमें ख़ास कौन है। तो इसमें मुअर्फा पूछ रहा है, तो मुअर्फा मतलब जो खास हो। तो मुअर्फा कौन हो जाए, डॉक्टर अम्बेडकर, जिसका नाम आ गया है ना। लड़का में कौन, डॉक्टर अम्बेडकर आ गया, है ना। बहुत प्रसिद्ध आदमी में डॉक्टर अम्बेडकर, तो इसलिए खास नाम, जिसका खास नाम हो वो मुअर्फा कहलाता है। कई तरीके से इसका मुअर्फा बताए हुए हैं, है ना। तो बहुत सारा ट्रिक दिया गया, आप लोग याद कर सकते हो। तो इसमें आदमी कौन आदमी, इंसान कौन इंसान, बुजुर्ग कौन बुजुर्ग, नहीं पता चल रहा, मगर डॉक्टर अम्बेडकर ये पता चल रहा है। ये सब में से दादा का बाप है, ये सबका बाप है, कहीं ना कहीं डॉक्टर अम्बेडकर हो जाएगा, ये मुअर्फा हो जाएगा, ठीक है। ये बाकी सब जो है क्या, इसमें नकरा हो जाएगा, ठीक है। इसमें नकरा, इसमें मुअर्फा से एक नंबर हो जाता है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन है, दर्जन में से कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है। मुज़क्कर कौन सा लफ्ज होगा, 95 ऑप्शन पूछा है, 95 का कौन सा लफ्ज मुज़क्कर होगा। तो आप सब जानते हैं कि शेर, मैं शेर पढ़ता हूँ, तो शेर क्या हो जाएगा, मुज़क्कर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुज़क्कर शेर हो जाएगा, ठीक है ना। शेर मुज़क्कर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुज़क्कर शेर हो जाएगा, मुज़क्कर। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है, स्कूल क्या है। स्कूल हो जाएगा आपको, इसमें ज़र्फ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, इसमें ज़र्फ, मदरसा इसमें ज़र्फ, स्कूल ज़र्फ, कॉलेज ज़र्फ, यानी जितना जगह का नाम आएगा जो खास जगह होता है उस सब नाम क्या हो जाएगा, इसमें ज़र्फ हो जाएगा। समझ में आ गया सभी बच्चों को, आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल क्या हो जाएगा, इसमें ज़र्फ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, 97 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दर्जल में से इसमें मुसग्गिर मतलब छोटा, जिसके लास्ट में चाहा लगा रहे, जिसके लास्ट में क्या लगा रहे, चाहा लगा रहे, जिससे छोटा ही जाहिर हो, यानी जिसके लास्ट में चाहा लगा रहे। ज़्यादातर जिसके लास्ट में चाहा लगा रहा है वही इसका आंसर हो जाता है। देख लीजिए, तो हम बिना देखे मार देंगे ऐसे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जिसके लास्ट में चाहा लगा, देखते हैं कि नहीं है कोई। तो ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बागीचा। क्योंकि पहाड़ तो होगा ही नहीं, मुल्क होगा नहीं, बाग होगा नहीं, क्या हो जाएगा, मुसग्गिर कौन है, मतलब छोटा कौन है, बागीचा। बाग मतलब बड़ा हो गया, पहाड़ मतलब बड़ा, पहाड़ी ने ना बोला है ना, मुल्क बड़ा हो गया, इस तरह से। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है, 98 नंबर क्वेश्चन है, इसमें नकरा यानी इसमें आम कौन है। इसमें नकरा कौन है, इसमें नकरा हो जाएगा नदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नदी। जमुना तो गंगा है, जमुना तो एक नदी है, गंगा एक नदी है। झील जो है ना, झील भी मतलब कहने का झीलम, तो मतलब कह सकते हो झीलम यानी झील होना चाहिए, मतलब झील कहीं ना कहीं झीम देना चाहिए, झीलम बोल दिया है ना, झील, हाँ सॉरी झील होना चाहिए, और यहाँ पे झीलम दे दिया, तो झील हो जाएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं खास नाम है, तो कहीं ना कहीं तो नदी हो जाएगा। नखरा क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा। इसमें नदी कौन नदी पता नहीं चला, तो यहाँ पे नदी हो जाएगा। नखरा मतलब जिसको खास नाम, यानी जो जिसका नाम नहीं लिया जाए, यानी एक नाम हो। नदी, नदी के अलावा कौन चीज़ को बोल सकते हो, और कौन है, जमुना को बोल सकते, गंगा नदी बोल सकते हो, नदी बोलते कुछ कुछ बोलते हैं, बहुत सारा नाम हो जाएगा, मगर नदी नाम नहीं है, खास नाम नहीं है, ठीक है। नदी से सब लोग नहीं पहुँच सकता है, तो भुतलाइए जाएगा, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन। चलिए 98 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि वह बादशाह या हुकूमत या अमरा की तरफ से जो एजाज़ी इनाम दिया जाए उसे क्या कहता है। आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, जैसे बादशाह अमराव लग जाएगा उसका आंसर हो जाएगा खिताब। ऑप्शन नंबर ए याद कर लीजिए। अवाम लगेगा तो लकब होगा, और अमराव या बादशाह या हुकूमत जैसे लगेगा इसका आंसर हो जाएगा खिताब। ऑप्शन नंबर याद कर लीजिएगा आप लोग। अवाम लगेगा, एन से अवाम लगेगा, तो इसका मतलब एन से अवाम, जिसमें देख लीजिए सेंटेंस में यहाँ पे, तो इसका लकब हो जाएगा। अवाम नहीं रहेगा, इसका आंसर हो गया, समझ लीजिए कौन सी होगा इसका आंसर, इसका आंसर कौन सी होगा, लकब हो जाएगा, खिताब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से जवाब। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा लफ्ज, अब 100 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा लफ्ज जो है ना, कौन सा लफ्ज
कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, मुज़क्कर सबसे लफ्ज़ कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, चमन मुज़क्कर हो जाएगा, सिंपल सी बात हमको याद है, चमन क्या हो जाएगा मुज़क्कर, है ना, चमन क्या हो जाएगा मुज़क्कर, ऑप्शन नंबर डी मुज़क्कर, चमन क्या हो जाएगा मुज़क्कर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारी वीडियो पर बने रहे, शुरू से अंत तक बने रहे और हमारे तमाम वीडियो को देखते रहे और इसका, है ना, फ़ायदा उठाते रहें, तब तक मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले कह सकते हैं अगले मज़ेदार, है ना, और ख़तरनाक धमाकेदार और धोती फाड़, है ना, ट्रिक के साथ अगले सेशन में, यानी अगले महामैराथन 5 के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तब तक बाय बाय।